दूध पिलाने से माँ की जिस्मानी साख्त हमेशा के लिए ख़राब हो सकती है? देखिए वो तो प्रेगनेंसी में हो गई जो होना था, ठीक है। जो बॉडी की शेप चेंज होती है वो प्रेगनेंसी की वजह से होती है, बिकॉज ब्रेस्ट डेवलपमेंट उसमें हो चुकी है। सो ब्रेस्ट फीडिंग से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, बच्चे की पैदाइश की कितनी देर बाद उसको फौरी तौर पे दूध पिलाना चाहिए? सो आइडियली तो हम ये कहते हैं कि जैसे ही बच्चा अंदर से निकले, ठीक है, अभी प्लेसेंटा भी डिलीवर नहीं हुआ होता, और हम कहते हैं कि आप बच्चे को माँ के ऊपर रख दें। अगर माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो हमल नहीं ठहरता, इसलिए माने हमल तरीकों की ज़रूरत नहीं होती। बहुत ख़तरनाक बात है ये, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि आपके पीरियड्स जो हैं वो कम ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा गैप ज़रा सा एक दिन भी बढ़ाएगा बिटवीन फीड्स तो आपकी ओव्यूलेशन हो जाएगी और आपको पीरियड्स हुए बगैर भी प्रेगनेंसी हो सकती है। नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें तो बच्चे को फौरी तौर पे माँ का दूध पिलाया जा सकता है। जो आपकी सिजेरियन होता है, ज़्यादातर हॉस्पिटल में सिजेरियन हो रहे हैं। अब मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि सिजेरियन के बाद बच्चे को फौरी तौर पे नर्सरी में शिफ्ट किया जाता है। अब माँ के पास वो बच्चा जाएगा 25 से 30 घंटों के बाद। इस दौरान आपको फादर को बाकायदा तौर पे फार्मूला मिल्क लिख के देते हैं कि आपने फार्मूला मिल्क लेके आना, और बच्चे को पहली फीड फार्मूला मिल्क की करवाई जाती है। ठीक है, उसके अंदर मैं ये सिर्फ कहूँगी कि बाप जो भी अटेंडेंट हैं उनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना होगा इस पोजीशन में, और उनको एविडेंस मांगना होगा कि आप मुझे बताएं कि मेरे बच्चे को फार्मूला की क्यों ज़रूरत है। यानी कि हर बच्चे को फार्मूला मिल्क की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, एक और रवाज है कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसको गुड़ती दी जाती है, और गुड़ती में इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मिथ होते हैं। कई अपना थूक बच्चे के मुंह में डालते हैं, कई लोग बाकायदा तौर पे खजूर चबा के वो डालते हैं, जो कि सुना है कि इस्लामिक तरीका भी है, और कई लोग शहद चटाते हैं। अब गुड़ती के पीछे सोचा ही जाता है कि वो शख्स गुड़ती दे जिसको हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे में इस तरह की ट्रेड्स आ जाए, क्वालिटी इस तरह की आ जाए। तो इसके बारे में साइंस क्या कहती है और क्या होना चाहिए, क्या नहीं? देखिए, मेरा नहीं ख्याल मुझे ये कहने की ज़रूरत है, लेकिन अगर थूक आप चटा रहे हैं तो वो तो जाहिर है उसमें बैक्टीरिया है, बच्चा अभी तो इनोक्यूलेटेड भी नहीं है, उसकी वैक्सीनेशन भी नहीं हुई है, सारा कुछ, तो वो तो एक हाइजीनिकली एक थोड़ी सी मुश्किल बात है। क्या हर बार जो बच्चा रो रहा है वो दूध ही मांग रहा है? रोना इज अ लेट हंगर क्यू। सो रोने का मतलब है कि बच्चा बड़ी देर से भूखा है और अब उसको गुस्सा चढ़ गया है। इसके अलावा घरों में बच्चों को कुछ कोलिक ड्रॉप्स हैं वो पिलाए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों को ये एक गुट्ठी होती है, नौने हाल की गुट्ठी, वो दी जाती है। इस तरह के कहवे पिलाए जाते हैं, सौंफ का, अजवाइन का कहवा, बच्चे का पेट खराब हो गया, गैस हो गई है। इस बारे में आप क्या कहती हैं? ये देखिए, 6 महीने से पहले तो बिल्कुल कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं देना है ना। सो 6 माह से पहले तो आप बच्चे को पानी भी नहीं पिला सकते, क्योंकि उसकी जितनी पानी की रिक्वायरमेंट है वो फार्मूला या माँ के दूध से उसकी पूरी हो रही है। उससे पहले अगर आप पानी देंगे, उसकी बॉडी तैयार ही नहीं है पानी को प्रोसेस करने के लिए, वाटर इंटॉक्सिकेशन हो सकती है, ठीक है। तो इट्स एन एक्चुअल इशू जो हमारे यहाँ बड़ा अरसे से चीनी पानी मिला के पिला दिया जाता है, पता नहीं क्या क्या कुछ, और यही सौंफ का कावा माँ पी ले, अगर बच्चे को गैसनेस हो रही है माँ पी ले, उसका बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है टाइम्स, ठीक है। तो वो माँ को पिला लें, अगर उनका दिल चाह रहा है तो वो बिल्कुल पिएं। लेकिन उसके अलावा अगर कोई कहता है कि ये पिला लें तो उनसे कहें हम आपकी चाय में डाल देते हैं, आप पी लीजिए, पर हमारे बच्चे को सवाब पहुँच जाएगा। स्टोर्ड दूध की ग़िज़ाइयत जो माँ ब्रेस्ट फीड करवा रही है उससे बिल्कुल सेम होगी? बिल्कुल सेम हम शायद नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी हद तक वही होती है, ठीक है। उसमें रूल ये है कि आपने उसको कभी भी डायरेक्ट गर्म नहीं करना है, ठीक है। जब आपने उसको हीट करना है या उसको रूम टेम्परेचर पे भी लाना है तो गर्म पानी के बोल में उसका पाउच या वो बॉटल या जो भी आपका यूटेंसिल है ना, उसको रख के जैसे गरम वो हॉट वाटर बाथ में उसको टेम्परेचर उसका इंक्रीज करना है। आप उसको माइक्रोवेव नहीं कर सकते। बकरी का दूध, जी बकरी, गाय का दूध, ये बच्चे के लिए कैसे? बकरी का दूध, गाय का दूध दे सकते हैं तो किस एज में दे सकते हैं? हम साल के बाद, 1 साल के बाद, 12 महीने का बच्चा हो जाए उसके बाद आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए, बकरी का दूध बकरी के बच्चे के लिए। बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद कुछ ऐसी गलतियां हैं जो माँ की जिस्मानी सेहत को मुतासिर करने के साथ साथ बच्चे को दिमागी नशोनुमा और जिस्मानी सेहत बच्चे की भी मुतासिर करती हैं। ऐसे में माँ और बच्चे की सेहत को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, आज का जो एपिसोड है न्यू मॉम्स के लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। हमारी जो गेस्ट हैं इनका नाम है मिस हरीम सुंबल। आप एक्सपर्ट हैं लैक्टेशन में, लैक्टेशन कंसल्टेंट हैं। मेरा नाम है डॉक्टर सलमान फ़िरोज़ और मैं एक फ़िज़िकल रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट हूँ। मिस हरीम, लैक्टेशन एक्सपर्ट, लैक्टेशन कंसल्टेंट का क्या काम है? अस्सलाम वालेकुम। और लैक्टेशन कंसल्टेंट का काम शुरू हो जाता है जब माँ अभी हामला होती है, ठीक है, क्योंकि माँ के जिस्म में तो दूध बनना शुरू हो जाता है, ठीक है।
उसके आगे उसकी पूरी जर्नी क्या है, आगे जब बच्चा पैदा होता है तो उसको दूध पिलाने का तरीक़ा क्या है। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा वो नेचुरली, बस ये एक तो नेचुरल तरीक़ा है, ये तो खुद ही हो जाता है, ये खुद ही से बच्चा दूध पी लेता है, या इसमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये एक लर्नड एक्शन है, ये एक ऐसी चीज़ है जो तरीक़ा जिसका सीखने की ज़रूरत है, जो सीना बसीना पुराने ज़माने में चला आ रहा था कि वो माएँ अपनी बेटियों को सिखाती थीं, वो अपनी बच्चियों को सिखाती थीं, और वो क्योंकि हर कोई दूध पिला रहा होता था तो बच्चे भी बड़े होते हुए देख रहे होते थे कि किस तरह से बच्चे को पकड़ना होता है, तो लगता नहीं था कि इस चीज़ को सीखने की ज़रूरत होगी। बट क्योंकि हमारी अब जो जनरेशन है, पिछली कुछ जनरेशन से वो एक गैप आ गया है, उस वजह से लैक्टेशन कंसल्टेंट्स की ज़रूरत महसूस हुई कि वो इस चीज़ को वापस लेके आ सकें, ये चीज़ सिखा सकें कि बच्चे को पकड़ना कैसे है, उसको दूध कैसे पिलाना है, क्या उसके अलामात हैं कि बच्चे को इनफ दूध मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसका वज़न क्यों कम हो रहा है, उसका किस किस चीज़ का ख्याल रखना है। बिकॉज़ दूध पिलाना तो एक एक्शन है, ठीक है, उससे लिंक्ड क्या चीज़ें हैं कि बच्चे की नशो-नुमा उससे क्या अफेक्ट हो रही है और किस एज में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो ये पहले साल जो हम कहते हैं ना 1000 डेज़ आफ्टर बर्थ, सो वो पैदाइश के बाद के जो 1000 दिन हैं, उसके दौरान में बच्चे की जो नशो-नुमा है उसके अंदर दूध पिलाने का अमल एक बहुत बहुत अहम एरिया है। सो उसको सपोर्ट करने के लिए लैक्टेशन कंसल्टेंट एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, बच्चे की पैदाइश की कितनी देर बाद उसको फ़ौरी तौर पे दूध पिलाना चाहिए? सो आइडियली तो हम ये कहते हैं कि जैसे ही बच्चा अंदर से निकले, ठीक है, अभी प्लेसेंटा भी डिलीवर नहीं हुआ होता और हम कहते हैं कि आप बच्चे को माँ के ऊपर रख दें। ये बच्चा खुद से, अगर जंगल बियाबान में भी एक माँ बच्चे को पैदा करेगी तो वो 1 घंटा लगा के, बच्चा 10-12 ऐसे इंस्टिंक्ट्स के साथ पैदा हुआ होता है कि वो क्रॉल करके, बेली क्रॉल कहलाती है, वो क्रॉल करके माँ के ऊपर जाके लैच कर सकता है। तो ये बच्चे के अंदर नेचुरली मौजूद होती है। मसला ये है कि हमारे पास किसी के पास 1 घंटा नहीं है कि वो बच्चे को के ऊपर माँ को छोड़ें। अस्पताल हैं या दाइयाँ हैं या जो भी हैं, मिडवाइव्स हैं, उनको काम आगे चलाना है, राइट? सो वो हम उसके ऊपर पुश नहीं करते, लेकिन ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगी कि बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद माँ के ऊपर, चाहे बच्चा सिज़ेरियन से पैदा हो, सिज़ेरियन सेक्शन से, चाहे बच्चा वैजिनल डिलीवरी से पैदा हो, बच्चे को माँ के सीने पे ज़रूर रखें, ताकि उस वक्त जिस बच्चे को स्किन टू स्किन साथ मिलेगा उसका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा, उसको उसका सांस लेने का अमल में भी उसको आसानी होगी, उसको लैच करने में भी आसानी होगी, वो दूध भी ज़्यादा, और ये प्रूव हो चुका है, एविडेंस बेस्ड है कि वो ज़्यादा अरसे तक माँ का दूध पी पाएगा। स्किन टू स्किन जो है, और वो उसी अमल के दौरान में वो बच्चा लैच करेगा, तो इसमें गैप की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एज सच नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें तो बच्चे को फ़ौरी तौर पे माँ का दूध पिलाया जा सकता है। जो आपकी सिज़ेरियन होता है, ज़्यादातर हॉस्पिटल में सिज़ेरियन हो रहे हैं। अब मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि सिज़ेरियन के बाद बच्चे को फ़ौरी तौर पे नर्सरी में शिफ्ट किया जाता है। अब माँ के पास वो बच्चा जाएगा 25 से 30 घंटों के बाद। इस दौरान आपको फ़ादर को बाकायदा तौर पे फार्मूला मिल्क लिख के देते हैं कि आपने फार्मूला मिल्क लेके आना, और बच्चे को पहली फ़ीड फार्मूला मिल्क की करवाई जाती है। अच्छा, अब आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक आप किस तरह रिलेट करेंगी फार्मूला मिल्क और जो नेचुरल बच्चा पहले दिन से ब्रेस्ट फीड कर रहा है, सिज़ेरियन और नॉर्मल डिलीवरी में किसी किस्म की नशो-नुमा में फ़र्क है, डेवलपमेंटल ग्रोथ में फ़र्क है, कोई फ़र्क होता है इसमें? सबसे पहले मैं आपके पहले हिस्से के ऊपर थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगी। एक ही मैं आपको बात बता दूँ, जो दूध का एक मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि दूध एक हामला माँ के जिस्म में बनना शुरू हो चुका होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर से अच्छा, दूध बनना शुरू हो चुका है, उसकी सिक्रीशन शुरू नहीं हुई है अभी, ठीक है? सिक्रीशन मतलब बॉडी से उसका इखराज शुरू नहीं हुआ है, राइट? तो उसका इखराज शुरू कैसे होता है? जब बॉडी से आपका प्लेसेंटा अलग होता है, और वो सिज़ेरियन सेक्शन में भी अलग होगा और वो वैजिनल डिलीवरी में भी अलग होगा, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है? तो सिक्रीशन तो शुरू हो जाएगी, तो वो उतने ही टाइम के लिए वो बच्चा सिज़ेरियन सेक्शन वाली माँ को भी दिया जा सकता है,
ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादातर आपके सी सेक्शन अनलेस कोई मेडिकल इशू हो, ज़्यादातर आपके स्पाइनल टैप के साथ बच्चे पैदा होते हैं, माँ ऐसे ही? जाग रही होती है। ऐसे ही? ठीक है, तो वो जनरल एनेस्थीसिया में सिजेरियन सेक्शन यूजुअली अब नहीं होता। बिल्कुल। ठीक है, तो जब माँ जाग रही है तो उसको उसी वक्त उसी तरह से बच्चा ऑपरेशन थिएटर में मिल सकता है। मुझे मिली थी मेरी बेटी, और पाकिस्तान में मिली थी। ठीक है, सो यही मैं आपको कहना चाहूँगी कि वो ज़रूरी नहीं है। जहाँ तक नर्सरी में ले जाने का ताल्लुक है, वो तो अस्पताल आपके नॉर्मल वैजिनल डिलीवरी वाले बच्चों को भी ले जाते हैं, वो सिर्फ सी सेक्शन वाले बच्चों को नहीं लेके जाते, वो तो सब बच्चों को ले जाते हैं। ठीक है, वो उनका प्रोसेस है, वो उनका इंटरनल प्रोसेस है जो उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, उसके अंदर मैं ये सिर्फ कहूँगी कि बाप जो या जो भी अटेंडेंट हैं उनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना होगा इस पोजीशन में, और उनको एविडेंस मांगना होगा कि आप मुझे बताएं कि मेरे बच्चे को फार्मूला की क्यों ज़रूरत है। ठीक है, आप मुझे उसका ब्लड टेस्ट करके दिखाइए, ब्लड शुगर लेवल इस लेवल से ऊपर है कि नहीं है। ठीक है, अगर एक बच्चा 24 से 48 घंटे के अंदर अगर उसका जो एक्चुअल नंबर्स हैं वो इससे कम है, मैं बढ़ा के इन्फ्लेट करके बता रही हूँ ताकि सब सेफ रहें, राइट। 45 से ऊपर है अगर, तो आपका बच्चा सेफ है। 45 से 45 से जो आपका वो है ब्लड शुगर लेवल बच्चे का, अगर वो 45 एंड अबव है, द चाइल्ड इज सेफ, उसको ज़रूरत नहीं है फार्मूला की। ठीक है, अगर उससे नीचे गिर गया किसी वजह से, बच्चे की माँ को गेस्टेशनल डायबिटीज़ थी, कोई लेबर में बहुत लंबा वक्त लग गया, किसी भी वजह से उससे कम है, ज़रूर दीजिए फार्मूला। यानी कि हर ठीक है। बच्चे को पैदाइश के बाद फॉर्मूला मिल्क की बिल्कुल जरूरत नहीं बिल्कुल होती। ज़रूरत नहीं होती। और सिजेरियन सेक्शन वाली माँ का भी दूध के इखराज का प्रोसेस वही है जो एक वैजिनल डिलीवरी वाली माँ का है, तो उसमें फ़र्क नहीं है। अच्छा, इसमें अक्सर ये भी देखा जाता है कि कई फीमेल में डिलीवरी के फ़ौरन बाद दूध नहीं भी आता। कई केसेस, मेरी अपनी, ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ ये मेरी अपनी फैमिली के सवाल हैं। कई ख़वातीन हैं वो बाकायदा तौर पे 1 से 2 दिन बाद उनको दूध आता है, तो ऐसे में जो टाइम गुजरेगा उसमें बच्चे को क्या फीड करवाएं फिर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है दूध आने का? दूध एज वी नो इट इज़ सफ़ेद एंड कोपियस। ठीक है, सफ़ेद और ज़्यादा क्वांटिटी में। ठीक है, वो नहीं है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पेट का साइज़ एक छोटी चेरी के बराबर होता है। ठीक है, उसमें एक वक्त में 5 ml से ज़्यादा दूध नहीं आता। अच्छा। तो जिस वक्त माँ के जिस्म से बच्चे का इखराज होता है, तो जब दूध निकलना शुरू होता है तो 2 घंटे में अगर आप एक चाय का चम्मच भी दूध इकट्ठा कर लें, ड्रॉप्स आते हैं, वो भी बहुत है। और वो जो पहले 2-3 दिन का दूध है उसको तो लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। ठीक है, वो आपका कोलोस्ट्रम होता है जिसके अंदर हर किस्म के मिनरल्स, हर किस्म की ग़िज़ाइयत जो है वो पीक पे होती है। वो बहुत न्यूट्रिएंट डेंस होता है, उसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत हाई होती है, क्वांटिटी थोड़ी होती है बिकॉज बच्चे का पेट छोटा है। ठीक है, अच्छा। उसमें क्वांटिटी कम होती है लेकिन बच्चे का पेट पूरा भर रहा होता है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही होती है। तो पहले 2-3 दिन अगर आप वो लगातार वो दूध पिलाते रहेंगे तो बच्चे की माँ का दूध आराम से आएगा भी बाद में, और उसको कोई तकलीफ भी नहीं होगी। यानी कि हर बच्चे को फॉर्मूला मिल्क की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल 45 से कम है तो उस बच्चे को देना चाहिए, वैसे बिल्कुल। सबको नहीं देना तो चाहिए। ये मैं जो वालिद हजरात हैं जो नए बाप बने, सीधी सी बात है, आप अगर एक आदमी को जिसकी पहली औलाद हो रही है या चौथी भी हो रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसको आप आके कहेंगे कि आप ये फार्मूला ला के दें, आपके बच्चे को ज़रूरत है वरना वो भूखा मर जाएगा, तो जाहिर है उसके हाथ पांव फूलेंगे और वो जो आप कहेंगे वो जाके कर देगा। बिल्कुल ऐसे मेरी ठीक अपनी है, फैमिली के अंदर ये प्रैक्टिस है। मैंने जितनी भी डिलीवरीज अपनी फैमिली में देखी हैं, इस प्रोसेस से गुजरा हूँ, मेरी वाइफ, मेरी बहनें, सारी जो फैमिली के जो रिश्तेदार हैं, होता यही है कि बाकायदा तौर पे आपको फार्मूला मिल्क फौरी तौर पे लिख के दिया जाता है और आप लेके आते हैं। अच्छा, एक और रिवाज है कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसको गुड़ती दी जाती है, और गुड़ती में इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मिथ होते हैं। कई अपना थूक बच्चे के मुंह में डालते हैं, कई लोग बाकायदा तौर पे खजूर चबा के वो डालते हैं, जो कि सुना है कि इस्लामिक तरीका भी है, और कई लोग शहद चटाते हैं। अब गुड़ती के पीछे सोचा ही जाता है कि वो शख्स गुड़ती दे जिसको हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे में इस तरह की ट्रेड्स आ जाएं, क्वालिटी इस तरह की आ जाए। तो इसके बारे में साइंस क्या कहती है और क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना देखिए चाहिए? एक बड़ी इंडियरिंग सी एक ये रिवायत है, एक बड़ी प्यारी सी रिवायत है कि मोहब्बत का ही एक तरीका है ना किसी के, कि मेरा बच्चा बड़ा होकर आप जैसा बने। ठीक है, ऐसी ही बात है ना। तो उसके पीछे जो इमोशन है या जो फीलिंग है उससे तो कोई नफ़ी नहीं है, वो तो एक अच्छी चीज़ है, एक कम्युनिटी की बात है एंड ऑल। जहाँ तक बात है, ऑब्वियसली मेरा नहीं ख्याल मुझे ये कहने की ज़रूरत है, लेकिन अगर थूक
आप चटा रहे हैं तो वो तो जाहिर है उसमें बैक्टीरिया है, बच्चा अभी तो इनोक्यूलेटेड भी नहीं है, उसकी वैक्सीनेशन भी नहीं हुई है, सारा कुछ, तो वो तो एक हाइजीनिकली एक थोड़ी सी मुश्किल बात है। जहाँ तक बात आ जाती है खजूर की, वहाँ पे मैं ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है इसकी, सुन्नत कहलाती है ये कि वो मुंह में खजूर चबा के बच्चे के मुंह में दिया करते थे। अब उस ज़माने में और उनके ख़ानदान को देखिए, वो एक एलीट ख़ानदान था जहाँ पे औरतें खुद दूध नहीं पिलाती थी, गाँव के गाँव थे जो उनकी दाइयाँ थीं, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी दूध पिलाई माँ, जो रज़ाई माँ थीं, वो बीबी हलीमा सादिया जो थीं। सो वो बच्चा पैदा हुआ, ना फ़ोन थे, ना इंटरनेट था, ना कुछ था, एक ऊँट दौड़ाया जाता था कि बच्चा पैदा हो गया है। अब वो ऊँट जाके गाँव से वो खातून को लेके आता था। ज़्यादातर इन्फेंट मोर्टेलिटी उस वक़्त इसलिए हो जाती थी क्योंकि वो आने में वक़्त लग जाता था, 1 आध दिन हो जाता था, बच्चे को दूध नहीं मिलता था, बच्चे की डेथ हो जाती थी, ठीक है? तो ये जो खजूर दी जाती थी ना, खजूर के अंदर गुड क्वालिटी ऑफ ग्लूकोज लेवल हाई है, ठीक है? सो वो बच्चे का ग्लूकोज लेवल हाई करने की के लिए दी जाती थी, ठीक है? आई एम श्योर कि अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सेफ़ तरीक़े से फार्मूला अवेलेबल होता तो वो फार्मूला देते, ठीक है? लेकिन उससे बेहतर जो बेहतरीन चीज़ अवेलेबल थी और सेफ़ चीज़ अवेलेबल थी वो ये थी, चबा के इसलिए दिया जाता था बिकॉज़ वहाँ पे ड्राई खजूर होती थी ज़्यादातर, वो सख्त बच्चा पैदा हुआ है वो कैसे खाएगा, ठीक है? तो उसको मैश करने का ना ब्लेंडर थे, ना कोई इस तरह की चीज़ें थी, ठीक है? तो वो इस तरह से वो क्विक एक उसका तरीक़ा था बच्चे का ब्लड शुगर रेज़, तो ये लाइफ सेविंग टैक्टिक थी एक, ठीक है? जिसको हमने एक हम उसको रिलीजन का रंग देते हैं, लेकिन आप ये देखें कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एक प्रैक्टिस से सोचिए कि कितने बच्चों की जान बचाई होगी, ठीक है? सो ये इस तरह से है। शहद जो है हम आई फ़ील लाइक हम कन्फ्यूज़ करते हैं। शहद के बारे में बहुत अच्छी बातें आपके कुरान मजीद में मौजूद हैं, ठीक है? कि शहद जन्नत में भी मिलेगा और उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। लेकिन शहद का घुट्टी के साथ ताल्लुक़ नहीं है, ये अच्छा। बनाया हुआ है, ठीक है? शहद चटाना एक अलग प्रोसेस था और ये घुट्टी देना ये तो खजूर के साथ रिलेटेड था, ठीक है? तो ये खजूर का तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों है। शहद पहले साल में बच्चे को देना बहुत ख़तरनाक है और उसके पीछे ये रीज़न है कि शहद के अंदर कुछ ऐसे स्पोर्स, कुछ ऐसे बैक्टीरिया के बिगिनिंग्स हो सकती हैं जिससे एक बीमारी होती है बॉट्युलिज्म के नाम से। अच्छा। और वो 1 साल से कम उम्र के बच्चे में अगर बॉट्युलिज्म का कोई इलाज नहीं है, वो फेटल है, ठीक है? तो ये इतनी ख़तरनाक चीज़ हो सकती है, और तो ये रिस्क बहुत शहद हाई की है। वजह से होती है? शहद की वजह से होती है। इसमें क्या होता है एक बच्चे सा को? वो उस बॉट्युलिज्म के अंदर सांस से रिलेटेड और बाकी ऑर्गन हेल्थ फ़ौरन अफेक्ट होगी, वो सारी चीज़ें होंगी, बट बॉट्युलिज्म का इलाज नहीं है अगर वो हो जाए। 1 साल से बड़े उम्र का बच्चा जो है वो उसके लिए सेफ़ है। 1 साल से बड़े उम्र के बच्चे को आप दे दीजिए दूध में, दही में, जिस तरह आप देना चाह रहे हैं, शहद जितना मर्ज़ी दीजिए, लेकिन 1 साल से कम उम्र के बच्चे को शहद एक्सपोज़ करना जो है ना वो ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए हम मना करते हैं कि शहद ना चटाएं छोटे बच्चे को, थोड़ा-सा बड़ा हो लेने दें, उसके बाद आप दिल भर के खिलाएँ उसको, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, अगर आप ह्यूमन मिल्क, माँ का दूध और फार्मूला मिल्क को कंपेयर करते हैं कंपोजिशन वाइज, हेल्थ वाइज, क्या बच्चे के लिए माँ का दूध और जो फार्मूला मिल्क है बराबर अहमियत रखता है? क्या इसकी देखिए, डिफरेंस है? ये तो इसके अंदर तो किसी किस्म की कोई कबाहत की बात ही नहीं है। ये तो बच्चे-बच्चे के और हर इंसान के ज़बान पे ये बात है कि माँ का दूध बेहतर है। लेकिन बेयरली किसी को, इवन डॉक्टर्स को अ लॉट ऑफ टाइम्स ये पता ही नहीं होता कि ये बेहतरी क्या है। तो उसमें डिफ़रेंस जो मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन अगर कर सकूँ, फ़ॉर्मूला मिल्क हमेशा गाय के दूध या बकरी के दूध पे बेस्ड होता है और वो डिक्लेयर्ड होता है। जो गोट मिल्क बेस्ड फ़ॉर्मूलाज़ हैं वो भी डिक्लेयर्ड होते हैं, लिखा होता है कि ये गोट मिल्क बेस्ड है। वो कम मिलते हैं, पाकिस्तान में इतने अवेलेबल भी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर गाय के दूध के बेस पे होता है। तो उसकी बेसलाइन गाय का दूध है, उसके बाद उसमें चीज़ें केमिकली एडिशन होती है जिसकी बच्चों को, ह्यूमन बच्चों को, इंसान के बच्चों को ज़रूरत है, ठीक है? जो माँ का दूध है वो ना सिर्फ इंसानों के लिए फ़ायदेमंद है या उसके लिए सूटेबल है, वो उस स्पेसिफिक बच्चे के लिए सूटेबल है जिस माँ ने उस बच्चे को पैदा किया है, या ये कि जो बच्चा रेगुलरली उस माँ से दूध पी रहा है, तो वो उसके लिए सूटेबल। हम बहुत दफ़ा हम ये भी कहते हैं कि ये
माँ का दूध जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बिकॉज इट्स अच्छा। ऑलवेज मूविंग। उसका चेंज जो है वो कॉन्स्टेंटली उसके अंदर आ रहा है बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वो ऑब्वियसली वो चीज़ फार्मूला में नहीं आ सकती, वो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड्स की या इस तरह के HMOs जो कहलाते हैं। अगर आप ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो बच्चे का जो आते हैं वो उनको हज़म एज सच नहीं करती, लेकिन जो बच्चे का गट माइक्रोबायोम है, जो बच्चे के पेट में या उसकी आंतों में अच्छे बैक्टीरियाज का एक सराउंडिंग है जो उसकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, ये जाके उसको फीड करता है, ठीक है। अच्छा। और वो बैक्टीरिया, जब हम कहते हैं ना कि इम्यूनिटी बेहतर होगी बच्चे की, तो ये वो बैक्टीरिया है जो बच्चे को लाइफ लॉन्ग डायबिटीज़ से, ज़ियाबितस से बचाता है। ये वो है जो लाइफ टाइम ओबिसिटी से, मोटापे से बचाता है। ये वो है जो सांस की बीमारियों से बचाता है। ये वो है जो डायरिया या पेट की तकालीफ से बचाता है। और मैक्सिमम जो 2 बीमारियां हैं जिनसे इन्फेंट मोर्टालिटी या छोटी उम्र में बच्चों का इंतकाल होना जो जिनसे एट्रीब्यूटेबल है, वो हैं आपकी डायरिया, पेट का चलना, इसहाल की तकलीफ, या आपकी सांस की तकलीफ। और आप ये बहुत देखेंगे कि जिन बच्चों को, ज़्यादातर जो फार्मूला पे होते हैं बच्चे, उनको सांस की तकलीफ बहुत जल्दी हो जाएगी, ज़रा हवा चलेगी और उनको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, लंग्स कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है। सो होता क्या है कि वो जो एक डब्बा आपको बहुत खुशी से बता देगा कि इसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, वो 3-4 से ज़्यादा नहीं आ सकते। एक माँ के दूध में वो 200 से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं बच्चे की नीड को मीट करने के लिए। दूसरी चीज़, कुछ ब्रेन डेवलपमेंट के लिए कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि माँ के दूध में बेतहाशा हैं। अब आप अगर कंपेयर करें, क्योंकि हमने ये बात शुरू में डिस्कस की अभी कि फार्मूला मिल्क जो है वो गाय के दूध पे बेस्ड है। गाय के बच्चे का ट्रेजेक्ट्री देखिए, उसके ग्रोथ का पैटर्न देखिए। 1 साल में एक गाय का बच्चा पूरा फुली ग्रोन ऑक्स या बैल या गाय बन जाता है, ठीक है। तो वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार है, वो एडल्ट है। 1 साल का इंसान का बच्चा अभी भी छोटा बच्चा है, उसको अभी बलूगत में भी बहुत साल हैं, ठीक है। तो जो गाय का दूध है उसमें 90% ज़्यादा प्रोटीन होता है, जिसके लिए इंसान का बच्चे का जिस्म तैयार नहीं है। तो वो जो एक्स्ट्रा प्रोटीन जा रहा है वो किडनीज़ को भी अफेक्ट करता है, वो बच्चे के लिवर को भी अफेक्ट करेगा, वो उसके गट को और उसके निज़ामे इंहिज़ाम को भी अफेक्ट करेगा। इन तमाम चीज़ों को वो ये वीकन करेगा। है कि हम गाय का दूध डायरेक्ट पिलाते हैं, ये तब की आप बात फॉर्मूला, कर रही हैं कि मैं फॉर्मूला की बात कर रही हूँ, अच्छा। ठीक है। सो बिकॉज फॉर्मूला में भी तो बेसलाइन में तो गाय का दूध है ना, उसके अंदर फिर उसको उन्होंने पैस्चराइज किया, उसके अंदर प्रोसेसेस किए, उसको सेव किया, फिर उसमें मज़ीद चीज़ें ऐड की, लेकिन जो उसके अंदर इनहेरेंटली इतना न्यूट्रिएंट्स के लेवल्स मौजूद हैं, आप उसमें से वो निकाल तो नहीं सकते। अच्छा, अगर हम एक सिनेरियो डिस्कस करें कि एक बच्चा है वो रहा मदर फीड पे है, इसके निस्बत दूसरा बच्चा है वो क्या फॉर्मूला मिल्क पीता रहा मुकम्मल, तो क्या इन दोनों बच्चों की फिजिकल डेवलपमेंट में और मेंटल डेवलपमेंट में कोई फर्क होगा? बिल्कुल फ़र्क होता है, बिल्कुल फ़र्क होगा। और इसको बहुत डिटेल में, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ना ये मेरा देखा हुआ एनेक्डोटल व्यू है, इसके ऊपर हज़ारों स्टडीज़ हो चुकी हैं, ठीक है। जिसको आप गूगल स्कॉलर पे जाके सर्च कर लीजिए, कहीं जाके सर्च कर लीजिए, आपको गारंटीड, आपको ये तो इंटेलिजेंस तो IQ लेवल हैज़ बिन प्रूवन कि जो ब्रेस्ट मिल्क या जो माँ के दूध पे पले हुए बच्चे हैं उनका IQ कंपैरेटिव जो फॉर्मूला मिल्क पे पले हुए बच्चे हैं उनसे हायर होता है, ठीक है। उनके कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स डिफ़र करते हैं। फिर इम्यूनिटी, हमने जो अभी बात की कि गट आपकी इम्यूनिटी मैनेज करती है, जो वो बहुत हाई होती है एज़ कम्पेयर टू एक फार्मूला फेड बेबीज़। और जिन घरों में दोनों बच्चे मौजूद हैं उनकी माएँ इस बात के लिए वो आपको ये बहुत क्लियरली बता सकेंगी, उनको मालूम होगा कि ये बच्चा जो है हमारा कमज़ोर है, इसका ये मसला है, ठीक है। तो ये चीज़ें, इसका मुझे ख्याल रखने की ज़रूरत है, इस बच्चे को ये चीज़ें ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, ठीक है। सो वो बहुत क्लियर डेफिनेशन है कि उसमें डिफरेंस आता है। इसका ये मतलब नहीं है कि जिस बच्चे को फार्मूला दिया गया या जो फार्मूला पे पला वो कोई बिल्कुल ही बच ही नहीं पाएगा, ये वो, या कोई इस तरह की चीज़ है। बस ये कि उसके अंदर कमज़ोरियाँ होंगी। हम ये देखते हैं ना कि आज से अगर
हम 3 जनरेशन्स पीछे चले जाएं, हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की जो जनरेशन थी, मोस्ट लाइकली वो ज़्यादातर लोग उस वक्त माँ के दूध पे पले थे, ठीक है। उस ज़माने में जो बीमारियां थीं, आपकी सांस की बीमारी, दमा हो गया, आपकी किडनी स्टोन्स, गॉल स्टोन्स, आपके दिल की बीमारियां, ये सारी बूढ़े लोगों की, ओल्ड पीपल डिजीजेस कहलाती थी। हाँ जी, ये ऐसे। यंग लोगों में नहीं आती थी। अब आप देखें 14-14 साल के बच्चों को किडनी स्टोन्स हो रहे हैं, जुवेनाइल एज़मा है बच्चों को, ठीक है, डायबिटीज़ बहुत यंग एज से हो रहा है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें, हार्ट के इश्यूज़ 40 साल के लोग, 30 साल के लोगों में रैम्पेंट है। हम ये भी देखें कि सबसे बड़ा जो शिफ्ट आया है ह्यूमंस में, वो यही आया है ओवर दीज सेंचुरीज, कि वो माँ के दूध से फॉर्मूला के ऊपर शिफ्ट एक जो आया है। सो उतना ही बड़ा शिफ्ट हेल्थ के कंडीशंस में है, ठीक है। तो वो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है। अब एक 18 साल के बच्चे को अगर कोई तकलीफ़ होती है, दमा होता है या किडनी स्टोन होता है या कुछ होता है, हमारा इट्स सो फार रिमूव्ड कि हमारा दिमाग वहाँ जाता ही नहीं है कि इसको माँ ने दूध पिलाया था या फॉर्मूला पे पला है, ठीक है। लेकिन ये हमारे इर्द गिर्द आप देखना शुरू करें तो आपको हर जगह नज़र आएगा कि जो फॉर्मूला फेड बेबीज़ हैं, उनकी सर्टन वीकनेसेस होंगी हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। अब अगेन इसका ये मतलब भी नहीं है कि जो फॉर्मूला फेड बेबीज़ हैं वो पढ़ लिख नहीं सकते या वो नहीं। मसला ये है कि वो कंपैरिजन के अलावा अगर एक फॉर्मूला फेड पर्सन इज डूइंग रियली वेल इन लाइफ, वो काम बहुत अच्छा कर रहा है और बड़ा काबिल है और बड़ा पढ़ा लिखा है, अगर उसको माँ का दूध मिलता तो ये इससे कहीं आगे का पोटेंशियल था। अच्छा, जब माँ बच्चे को फीड करवा रही है, एक टाइम में दौरानियाँ कितने, यानी कि कितनी देर में हम ये अज्यूम करें कि बच्चे का पेट बढ़ गया, और एक दिन में बच्चे को क्या कुछ कितनी देर बाद, कितनी यानी कि एक दूध पिलाने से दूसरे दूध पिलाने तक का फासला कितना होना चाहिए, कि वेरी करता है, हर बच्चे का डिफरेंट है, या एक हर एक तो दो चीज़ें हैं, हर बच्चे का डिफरेंट है, मुख्तलिफ एज पे डिफ़र करेगा ये, ठीक है। बच्चे का, जैसे छोटा बच्चा है, अभी पैदा हुआ है, वो खुद दूध पीना सीख रहा है, उसको आपको थोड़ा सा नज करना होगा। बच्चे ब्रेस्ट पे सो जाते हैं, उनको थोड़ा सा दूध मिलेगा, थोड़ा सा सुकून आएगा, वो बेहोश होके सो जाएंगे, उनको जगाना पड़ता है आपको। छोटा बच्चा, जैसे महीने से कम का जो बच्चा है, उसको आपको बार बार, बाज़ औक़ात 1-2 महीने का भी बच्चा, आपको बार बार उसको जगा के दूध पिलाना है। जो एक दफ़ा में कितनी देर पिलाना है, ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते, हम बच्चे के साथ चलते हैं। हम ये सिर्फ कहते हैं कि जो बहुत छोटा बच्चा है ना, उसको आपने कम अज़ कम एक दफ़ा में 20 मिनट तो ज़रूर पिलाना है। अगर वो उस दौरान में सो जाता है तो उसको जगा के दूध पिलाएं, ठीक है। 20 मिनट वो एक्टिवली दूध पी ले, उसके बाद अगर वो सोना चाह रहा है उसको सोने दे, ठीक है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा वो खुद रेगुलेट करता जाएगा, लेकिन छोटे बच्चे को थोड़ा सा आपको धक्का मारना पड़ता है, ठीक है। जहाँ तक ये बात है कि उनके दरमियान में कितना गैप होना चाहिए, बच्चा जब दूध मांगे, और दूध मांगने का भी तरीका है, ये भी मैं आप अभी बताती हूँ कि वो क्या तरीका है, किस तरह से आपको पता चले कि बच्चा दूध मांग रहा है। बच्चा जब भी रो रहा है ना, उसको भूख लगी से दूध पिला दो। मैं इस पे आती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन जैसे ही बच्चा दूध मांगे, आपने उसको दूध पिलाना है, चाहे आपने 15 मिनट पहले पिलाया हो, आधे घंटे पहले पिलाया हो, 1.5 घंटा पहले पिलाया। हाँ, अगर दिन के वक्त 2 घंटे हो गए हैं और बच्चे ने खुद से दूध नहीं मांगा है, तो आपने खुद से बच्चे को इनिशिएट करना है, खुद से दूध पिलाना है। 2 घंटे से ऊपर नहीं जाने देना। रात को 3 घंटे तक जा सकता है, ठीक है। एक दफ़ा बच्चे का जो पैदाइशी वज़न था, एक नॉर्मल फुल टर्म बच्चे का जो पैदाइशी वज़न था, वो डबल हो जाए। जैसे 3 किलो का अगर बच्चा पैदा हुआ है तो वो 6 किलो का जब हो जाए, 4 से 6 माह के दरमियान में होगा वो, ठीक है। जब वो डबल हो जाए तो आप रात को 4 घंटे का गैप दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा तब भी नहीं, 8-10 माह तक आप रात को भी लंबा गैप नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि उससे बच्चे का ब्लड शुगर लेवल डिक्लाइन होने का खतरा होता है, ठीक है। जिससे, क्योंकि वो एक विशियस साइकिल सा बन जाता है कि बच्चा फिर शुगर लेवल लो है, बच्चा सोएगा ज़्यादा सोएगा, वो और कम दूध पिएगा और उसका ब्लड शुगर लेवल लो होगा, तो वो एक साइकिल सा बन जाता है जो कि खतरनाक चीज़ हो सकती है। अच्छा, बच्चा जब दूध मांगेगा किस तरह? क्या हर बार जो बच्चा रो रहा है वो दूध ही मांग रहा है? रोना इज अ लेट हंगर क्यू। सो रोने का मतलब है कि बच्चा बड़ी देर से भूखा है और अब उसको गुस्सा चढ़ गया है, ठीक है। दूसरी बात ये कि बच्चे का रोना जो है, वो रोना
उसका कम्युनिकेशन है, रोना उसकी बात है, वो उसके अलावा बात नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसमें आपने मल्टीपल चीज़ें देखनी है कि बच्चे का डायपर तो नहीं चेंज होने वाला, बच्चे को कोई गर्मी तो नहीं लग रही, एकदम से बहुत तेज़ रोशनी तो नहीं हो गई, कोई नई जगह तो नहीं आ गया, कोई तेज़ महक तो नहीं आ रही, कुछ कुछ चेंज हुआ है जिससे बच्चा अनॉय हुआ है या कोई ऐसी चीज़ हुई है। ये तमाम चीज़ें आप एलिमिनेट करते हैं एंड देन यू सी कि भाई क्या हो रहा है, ये आखिरी बार दूध कब पिया था, ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन जो हंगर क्यूज़ कहलाते हैं ना, जिनको हम कहते हैं कि बच्चा आपको बताए जिन तरीक़ों से कि वो भूखा है, हंसता खेलता बच्चा ठीक ठाक, मुट्ठियाँ अगर टाइटली क्लोज्ड है उसकी, ठीक है, उसकी मुट्ठी अगर बहुत सख्ती से बंद है, बच्चा भूखा है, दूध अच्छा। पिला दें। वो अपने कोहनियाँ और घुटना पेट की तरफ मोड़े, कर्ल हो, इन्फेंट पोजीशन में, वो जो आपका वो फीटल पोजीशन में जाने की कोशिश करे, बच्चा भूखा है। ज़बान बार बार निकाले मुंह से, अपने होंठ चाटे या चटखारे जैसी आवाज़ चट चट करके निकाले, बच्चा भूखा है, अच्छा, ठीक चाहे है। रो रहा है, नहीं रो रहा? नहीं रो रहा, अभी तक रो नहीं रहा है। अच्छा। हाथ चूसे, हाथ चूसे या कोई भी चीज़ मुंह में लगे या कपड़ा या कुछ भी चूसे, बच्चा भूखा है, ठीक है। ये तमाम वो चीज़ें जो रोने से पहले हैं। बच्चा सो के उठे, सबसे पहले उसको दूध ऑफर करें, ठीक है। ये तो स्टैंडर्ड रूल है। कई सही बच्चे है? मुंह पे जैसे ही उंगली लगाओ, चाहे भूखे या नहीं भूखे, वो फौरन उसे मुंह में ये डालते भी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये दिस इज ये वो जो मैंने आपको याद है, मैंने अभी शुरू में आपको बताया था कि बच्चा पैदा होता है 8 से 12 इंस्टिंक्ट्स के साथ डायरेक्टली लैच करने के। आप बच्चे, हम खेलते हैं बच्चों के साथ, यहाँ पे हाथ लगाएंगे, यहाँ पे हाथ लगाएंगे, बच्चा आ करेगा, हमें बड़ा मजा आएगा। ये लैचिंग इंस्टिंक्ट है। ठीक लैच जो है वो जमाई की तरह होता है। हमने क्योंकि सारी जिंदगी देखा ही बोतल से दूध पीते हुए बच्चों को, वो इतना सा मुंह खोलते हैं, उसमें बोतल का वो निपल जाता है और वो दूध पी लेते हैं। अब जो बच्चा बोतल से दूध पीता है वो माँ के ऊपर ठीक से लैच नहीं कर पाता, वो क्योंकि मुंह खोलने का आदी ही नहीं होता। तो जो जो बच्चा माँ के जिस्म पे लैच करता है, उसको जमाई की तरह मुंह खोलना है। 120 डिग्री का एंगल होना चाहिए यानी कि मिनिमम। जब बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो उसका मुंह ज्यादा, उसका मसल मुंह ज्यादा जमाई इस्तेमाल की हो तरह, रहे हैं बिल्कुल as जमाई compared की to तरह बोतल से। खुलना है। और उसका वही बात है कि उसकी, क्योंकि हमने जब हम टंग टाइज की बात करते हैं तो वो क्या है, जबान जो है वो तंदवे के साथ, मुंह के बेस के साथ जुड़ी हुई है या वो ऊपर जा नहीं पा रही है। तो माँ के जिस्म के उस हिस्से को बच्चा अपनी जबान से अपने तालू के साथ पकड़ता है, वैक्यूम क्रिएट करता है, वो वहाँ पे दबाता है, वैक्यूम क्रिएट होता है और उससे दूध का इखराज होता है, यानी कि ठीक है। ओरोफेशियल मसल्स जो हैं सारे इस्तेमाल होने, बच्चे की शेप, साख्त, जॉ लाइन, ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि एब्सोल्युटली। क्योंकि एक ना बुक है, उसका नाम है जॉज। हम्म, अब उसके अंदर ये है कि जो बच्चे नेजल ब्रीथ करते हैं उनकी फेस की डेवलपमेंट अलग है, बिल्कुल। जो बच्चे माउथ ब्रीथ करते हैं उनके फेस की डेवलपमेंट अलग है। इसी तरह जो बच्चे, इसमें भी फ़र्क होना चाहिए, मैंने अभी बिल्कुल है। इसको मैं स्टडी करूंगा लाजमी, कि जो बच्चे फीडर से फीड करते हैं उनके कंपैरिजन में वो बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं उनके भी आप ये देखिएगा, रिसीडिंग चिन आपको नजर आएगी बहुत दफ़ा। जिनकी ज़बान में टेंशन होगी ना, या वो ज़बान तालू तक ले जा नहीं पाएंगे, या तालू के नज़दीक मुंह के आधे हिस्से से ऊपर नहीं ले जा पाएंगे रोते हुए भी, ठीक है। तंदवा नीचे या एंटीरियर होगा या पोस्टीरियर होगा। एंटीरियर क्या है, ज़बान उसकी हमने ऊंची की, उंगली अंदर डाल के ऊंची की, चेक करने का तरीका है, ठीक है। तो वो आपको तंदवा नज़र आ रहा है, ठीक है। पोस्टीरियर क्या है, ज़बान पूरी की पूरी मुंह के बेस के साथ चिपकी हुई है, ठीक है। सो वो जो ज़बान में लुकनत का कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है, ठीक है। सो हमारे यहाँ जो पुराने इलाकों में एंड ऑल, ये इसकी जो रेजोल्यूशन है वो मुझे गांव के इलाकों में बहुत बेहतर मिलती है एज अपोज टू शहर के इलाकों में। वो ज़्यादा माँ का सो दूध वो पिलाते हैं। नहीं, वो ये अगर किसी बच्चे को करते हैं। तंदवा होता है, वो चेक होता है और वो रिजॉल्व भी कर देते हैं। वो जाके अस्पताल, लोकल किसी भी गवर्नमेंट के अस्पताल से जाके कटवा के आ जाएंगे। हमारे यहाँ जो अर्बन सेंटर्स में डॉक्टर्स तैयार नहीं होते, डॉक्टर्स मानते नहीं हैं कि ये चीज़ है। बहुत दफ़ा माओं को रिडिक्यूल करते हैं, माओं के ऊपर कहते हैं कि आप मेहनत नहीं कर रही हैं। इसमें जब बच्चे का ओरल, वो टेदर्ड ओरल टाइज कहलाते हैं, जो TOTs होते हैं, कि एक ये लिप टाई होता है, एक टंग टाई होता है। बाज़ औक़ात ये दोनों इकट्ठे होते हैं अक्सर, ठीक है, कि दोनों होते हैं। उसमें बच्चा ठीक से लैच कर नहीं पाता। यानी कि जिस बच्चे को तंदवे का मसला है या बच्चे की वो सही तरह सक नहीं कर सकेगा, लैच नहीं कर सकेगा, जो लैच नहीं कर सकेगा उसमें माँ को भी तकलीफ होगी
और बच्चा इनफ दूध निकाल भी नहीं पाएगा माँ के अंदर से। दूध माँ को तकलीफ तकलीफ होना होना। नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल तो किसी सूरत नहीं है, और उसके वजूहात काफ़ी हैं। उनमें से एक ये हो सकती है, लेकिन इस तक जाने से बहुत पहले आपको बहुत सारी और चीज़ों को देखने की ज़रूरत है कि क्या बच्चा बड़ा मुंह खोल रहा है या नहीं। आपने बच्चे को पकड़ा कैसे है, कि वो आप बच्चे को गर्दन घुमाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही, ठीक है। अगर बच्चा करवट ऐसे सीधा लेटा हुआ है और वो गर्दन घुमा के लैच कर रहा है, आप खुद साइड पे मुंह करके मुंह खोलने की कोशिश करें, जॉ रिस्ट्रिक्शन होती है, मुंह पूरा खुल नहीं पाएगा, बच्चा ठीक से लैच नहीं कर पाएगा। बच्चे को करवट दिलानी है अपने जिस्म की तरफ, उसका पेट, ये एक रूल याद रखिए जो भी माएँ सुन रही हैं, कि बच्चे का पेट आपके पेट से लगा होना चाहिए, ठीक है। दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारे यहाँ दूध हम कैसे पिलाते हैं, सीधा बैठ के या आगे झुक के। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ये चीज़ है, जो आधे से ज़्यादा लोग कहते हैं ना हमारा सी सेक्शन हुआ और फिर कमर का दर्द नहीं गया, वो आपके पॉस्चर की वजह से ये दर्द बैठ रहा है। वो सी सेक्शन की वजह से मोस्ट लाइकली बहुत सारे केसेस में हो भी सकता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई हो, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपका पॉस्चर है। आपने पीछे रिक्लाइन करके पहले अपने आप को सेटल करना है, तकिए लगाएं, कुशन लगाएं, अपने आप को रिक्लाइन करें, बच्चे को अपने पास लेके आएं, खुद झुक के बच्चे के पास नहीं जाना, और बच्चे को अपनी तरफ करवट दिलाएं। ये तमाम चीज़ें, बच्चे का मुंह बड़ा खुला हुआ है, आपके और बच्चे के दरमियान में कोई गैप नहीं है, ठीक है। कोई कपड़ा, एक मेरे पास एक पेशेंट आई जो पहली औलाद, पहली बच्ची, बड़े खुश, बहुत प्यारा सा उसको फ्रॉक पहनाया हुआ, उस पर इतनी बड़ी बो थी, वो जो बो थी वो बच्चे और माँ के दरमियान आ रही थी। मैंने कहा एक बच्ची दूध कैसे पिएगी, क्योंकि वो स्पेस ज़्यादा हो गया ना, तो वो फिर बच्चा जो है वो माँ के ब्रेस्ट की टिप के ऊपर सिर्फ लैच करी थी, वो तकलीफ दे था, तकलीफ दे भी था, और दूध भी नहीं निकलता। और जब दूध नहीं निकलता तो उसी वजह से फिर दूध डिक्लाइन करता है, या दूध की क्वांटिटी कम होती चली जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता फार्मूला पे डिपेंडेंस बढ़ती जाती है। अच्छा, क्या माँ के दूध के साथ बच्चे को फार्मूला मिल्क साथ साथ पिलाया जा सकता है? बिल्कुल पिलाया जा सकता है, बहुत सारी माएँ पिलाती भी हैं। देखिए, अगर किसी भी वजह से माँ का दूध कम हो गया है, उसको वापस लाने का एक ही तरीका है, और उसके लिए बहुत महंगे पंप होते हैं। जो ब्रेस्ट पंप इस्तेमाल होता है वो पाकिस्तान में अभी भी बहुत महंगा है, जो अच्छी क्वालिटी का है, जिससे वाकई फ़र्क पड़ता है। वरना जो बुरी क्वालिटी के हैं या जो इतने कोई अच्छे नहीं हैं, काम इतना अच्छा नहीं करते, वो तकलीफ़ भी देंगे और उनसे कोई फ़ायदा भी नहीं होता, ठीक है, और पैसा अलग ज़ाया होता है। तो जिसका दूध कम हो गया है और वो ठीक नहीं हो रहा, या किसी भी वजह से वो इम्प्रूव नहीं कर पा रही, तो बच्चे को तो भूखा नहीं रख सकते हम, उसको तो आपको जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है। तो बिल्कुल बहुत सारी माएँ साथ साथ दूध फार्मूला देती हैं, साथ साथ अपना दूध देती हैं। उसमें मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि बहुत दफ़ा, ज़्यादातर बार ऐसे होता है कि शुरू हम बहुत कम रेशो के साथ करते हैं, कि दिन में एक आध दफ़ा फार्मूला दे दिया और बाकी वक्त आपने अपना दूध दे दिया, और आहिस्ता आहिस्ता ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो फार्मूला बढ़ते 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 वो फार्मूला टेक ओवर कर जाता है, और माँ का दूध कम से कम रह के ख़त्म हो जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह बोतल का इस्तेमाल है, ठीक है। सो हमारे जो मेंटल ब्लॉक है ना, कि दूध हम सिर्फ बोतल के ज़रिए दे सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ सोच ही नहीं सकते। अच्छा, कि बोतल किसी से और पीना बच्चे के लिए भी तो आसान है ना? बोतल से पीना बच्चे के लिए आसान तो है, लेकिन उसका तरीका, जैसे मैंने अभी पहले भी अर्ज़ किया, उसका तरीका और बच्चे का माँ से डायरेक्टली दूध पीने का तरीका दोनों बहुत डिफरेंट ऐसे है, ही। ठीक है। तो वो जो बच्चा बोतल से बगैर कोई मेहनत किए उसको दूध मिल रहा है, वो जब माँ के ऊपर जाता है तो माँ के ऊपर उसको काम करना पड़ता है, ठीक है। तो वो उसको उसकी आदत नहीं है। बच्चा एक बहुत अक्लमंद बीइंग है, और वो एक एक इस माइंडसेट से पैदा होता है कि उसको सरवाइव करना है। आप एक बच्चे के ऊपर दुपट्टा डालें, वो ऐसे ज़ोर से उसको फेंकेगा और उसके अगेंस्ट झगड़ा करेगा। बच्चा आपसे ज़्यादा शौकीन है ज़िंदा रहने का, ठीक है, क्योंकि उसको सर्वाइवल ज़रूरी है। उसको जो आसान तरीक़ा लगेगा वो उसकी तरफ चला जाएगा, वो ब्रेस्ट रिजेक्ट कर देगा, या वो ब्रेस्ट से सही से दूध पीना कम कर देगा या छोड़ देगा। अच्छा, किस तरह फीमेल को किस तरह पता चलता है कि दूध कम है, यानी कि बच्चे का दूध पूरा नहीं हो रहा, यानी कि फीडर तो तब पिलाया जाए फार्मूला मिल्क जब बच्चे का दूध नहीं पूरा हो रहा? फीडर आप तब भी ना पिलाएं, मैं सिर्फ ये बात कह रही हूँ, आप फीडर से ना दें। आपको फार्मूला देना है पहले 4 माह में, या आप चम्मच कोई भी किचन से कटोरी ले लीजिए, कोई भी छोटा चाय का चम्मच ले लें,
सामने रखें फॉर्मूला, चम्मच लें, बच्चे को उसकी कमर सीधी करके गोद में बिठाएं और उसके होंठों की टिप पे रखें वो चम्मच, उसको गीला लगेगा वो खुद से सिप करेगा। उसका खुद से काम करने का तरीका जारी रखें, ठीक है। और उसमें जिस तरह से बच्चे को आप बोतल से दूध पिलाते हैं और माँ पिलाती है, उसमें शबाहत बहुत है, तो उसमें बच्चा जो है वो ब्रेस्ट छोड़ना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से बच्चा ब्रेस्ट छोड़ेगा नहीं, वो एक मुख्तलिफ तरीका हो जाएगा, वो एक मुख्तलिफ तरीका हो जाएगा। और इसमें भी बच्चे को काम करना पड़ रहा है। 10 मिनट कम अज़ कम लगने चाहिए बच्चे को 1 आउंस दूध पीने में, चम्मच से जो फॉर्मूला दे रहे हैं या आप एक्सप्रेस्ड अपना दूध निकाला हुआ दे रहे हैं, जिस भी तरह से दे रहे हैं, ठीक है, कम अज़ कम 10 मिनट लगने चाहिए। उससे तेज़ देंगे बच्चा फिर भी ब्रेस्ट छोड़ देगा, बिकॉज ब्रेस्ट से, माँ के ब्रेस्ट से इससे तेज़ दूध निकलता ही नहीं है। तो उसमें तो ठीक टाइम भी है, ज़्यादा उसमें लगेगा। टाइम लगता है बिल्कुल, और लगना चाहिए। इससे तेज़ बच्चा ओवरफीड भी होगा, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जिनका ख्याल रखें। 4 महीने तक ये थोड़ी सी, अगर 4 महीने से कम उम्र के बच्चे को आप सप्लीमेंट करना चाह रहे हैं अपने दूध से ही या फॉर्मूला से, तो आपको इस तरीके से दें। या फिर 4 महीने से बड़ा बच्चा अगर है तो सिपी कप जो है वो इंटरफेयर नहीं करता माँ के लैच के साथ। सिपी कप मतलब कप होता है जिसके ऊपर एक स्पाउट सा होता है और उसके अंदर एक सुराख होगा, जो 4 मंथ्स प्लस का जो मिलता है बाजार में, किसी भी ब्रांड का उठा लें, वो सख्त सा उसका स्पाउट होता है, कप होता है, ठीक है, उसके साइड पे हैंडल होते हैं, ठीक है। वो बच्चे को आप बिठा के वो आपको वो अगेन उसमें भी फ्लो बहुत स्लो है, ठीक है, तो वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 6 माह के बच्चे को आप रेगुलर ओपन कप से, ग्लास से पिला सकते हैं। अच्छा, पहले ज़माने में ना फीडर होते थे सादे से, कि आपने फीडर को ऐसे उल्टा किया तो उसमें मेहनत कोई नहीं है, खुद ब खुद दूध निकल रहा है। अब कुछ लेटेस्ट फीडर आए हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स के, कि बच्चे को बाकायदा तौर पे, वो नेचुरल फील वाले हैं, बच्चे को बाकायदा तौर पे सक करना पड़ता है, लिखा उसमें होता है नेचुरल फील। ये तो मार्केटिंग गिमिक है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। ये जो इस तरह के ना कि नेचर के नज़दीक और नेचुरल फील, ये सब मार्केटिंग गिमिक्स हैं। और सीधी सी बात है, अगर आप एक जाके गूगल सर्च भी कर लेंगे ना, आपको 1000 यूट्यूब वीडियोज़ और चीज़ें मिल जाएंगी जिसमें वो कहेंगे जी पेस्ट बॉटल फीडिंग करें तो बच्चा जो है वो माँ का दूध नहीं छोड़ता। मेरे पास पूरी दुनिया से पेशेंट्स आते हैं, ठीक है, जो आपके डेवलप्ड ममालिक में, ख़ासतौर पे अमेरिका में, जहाँ पे मिटर्निटी लीव है ही नहीं, ऑलमोस्ट नहीं है, ना होने के बराबर है। 1-2 हफ्ते बाद अ लॉट ऑफ टाइम्स, अनलेस आपकी कंपनी स्टेट मैंडेटेड नहीं है, ठीक है, कंपनी अगर कोई देती है तो देती है, वरना लोगों को 2-3 हफ्ते बाद काम ज्वाइन करना होता है, ठीक है। वहाँ पे बच्चों को बोतल लगाना बहुत ज़रूरी है, तो वो पेस्ट बॉटल फीडिंग करते हैं। वो क्या करते हैं, वो बच्चा इमीडिएटली माँ का दूध नहीं छोड़ेगा, 2-3 महीने का होगा और लात मार देगा, वो कहेगा मुझे तो बोतल ही दो, तुम पीछे हट जाओ। और 2-3 महीने के बच्चे को फिर वापस ब्रेस्ट पे लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उससे कम अगर बच्चे की उम्र होती है तो उसको हम फिर भी वापस ले आते हैं, ठीक है। लेकिन 2-3 महीने के बाद जो बच्चा ब्रेस्ट रिजेक्ट करता है, उसको फिर ब्रेस्ट पे लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, दूध पिलाने की जो पोजीशन है माँ की, क्या उसकी कोई अहमियत है? क्योंकि मेरे पास चूँकि कई दफ़ा जो ख़वातीन बच्चे को दूध पिलाती होती हैं ना, अक्सर गर्दन में दर्द, सर में दर्द, मसल्स का खिंचाव, सिजेरियन के बाद कमर में दर्द, इसके बाद कुछ ख़वातीन बैठ के दूध ज़्यादा पिलाती हैं, आगे झुक के, कुछ ख़वातीन लेट के दूध पिलाती हैं। ये पोजीशंस क्या मैटर रखती हैं? पोजीशंस में देखें, सबसे बड़ी चीज़ तो यही जो आपने ऑलरेडी मेंशन कर दी, माँ की तकलीफ़ का ना होना बहुत ज़रूरी है, माँ की कंफर्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब तक वो खुद कंफर्टेबल नहीं होगी, क्योंकि ये एक ऐसा अमल है जो बार बार करना है ना, आपको पूरे सारे दिन में 2-2, 3-3 घंटे के ऊपर ये काम करना है। जो चीज़ आप इतनी फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं वो अनकंफर्टेबल तो हो ही नहीं सकती ना। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। सो सबसे पहली बात ये, उसके अंदर बेहतरीन तरीका वही है जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया, कि पीछे रिक्लाइन करें, जैसे थोड़ा सा अपने जिस्म को थोड़ा सा आगे करें, पीछे की तरफ रिक्लाइन, टेक लगा के पीछे की तरफ रिक्लाइन करें। बच्चे के नीचे कोई तकिया रख लें, कोई भी तकिया, कोई भी कुशन, कुछ भी, ठीक है। कोई ख़ास तरह का तकिया रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीज़। प्रेगनेंसी पिलोज आर अ डिफरेंट थिंग, वो फीडिंग पिलोज आते हैं, जो वो बॉपी पिलोज एंड ऑल, आपके पास है, कोई किसी ने दिया है या आपने ख़रीदा है, बिल्कुल इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर नहीं है, आप नॉर्मल तकिया इस्तेमाल करें, ठीक है। सो वो कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ बच्चे को आपने सपोर्ट देना, आपने हाथों से नहीं उठाना बच्चे को, जी जी जी, उसमें कार्पल टनल हो जाएगा,
ठीक है ना, shoulders में stiffness है, ऐसे शोल्डर्स बंदे में रहते हैं है, muscles। आपके हाथ में दुख जाएगा, बाजू दुख जाएगा, क्योंकि आप बच्चा चाहे जितना भी हल्का हो, ठीक है, आप जब कॉन्स्टेंटली उसको पकड़ के यूं उठा के बैठे रहेंगे तो वो दुखेगा। तो आपने बच्चे को अपने ऊपर लिटाना है, ठीक है, उसके नीचे तकिया रखना है कि आप सिर्फ हाथ से सहारा दें कि उसका सर इधर उधर फ्लॉप ना करे, दैट्स ऑल। उसके अलावा बच्चे को आपने अपने ऊपर ऐसे पकड़ना है कि उसका पेट और आपका पेट मिला हुआ हो, उसका सर, उसके कंधे और उसके हिप्स एक लाइन में स्ट्रेट हो, ट्विस्टेड ना हो, वो करवट ना बदला हो, वो गर्दन ना मोड़ रहा हो, वो बैक और ये पूरी चीज़ जो है ना, स्पाइन उसकी स्ट्रेट होनी चाहिए एट ऑल टाइम्स, वो हो, और आपके कंधे कंफर्टेबल हो। अपनी कंफर्ट बच्चे को उठाने से पहले सेट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है वैसे। अगर इस पोजीशन में जो आप बिल्कुल। बता रही हैं, पीछे तकिया है, रिक्लाइन करके आप पीछे बैठे हैं, गोद में आपने तकिया रखा है, उसके बच्चे का ऊपर जब पेट के साथ आपका पेट लगेगा, ऑटोमेटिकली आपके बाजू पे वेट नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ तो रहा। वो जो आपके कंधों का स्टिफनेस है, मसल्स का खिंचाव है, कमर की दर्द है, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कम हो मैं जाएंगी। तो बल्कि ये भी कहती हूँ कि आप, क्योंकि आपने उस पोजीशन में बड़ी बड़ी देर बैठना है, ठीक है, क्योंकि छोटा बच्चा टाइम लेता है दूध पीने में, बच्चे घंटा घंटा भी दूध पीते हैं, तो वो आपने वहाँ पे बैठना। और जो काम कर, हमारे यहाँ ज़्यादातर ख़वातीन बहुत एक्टिव होती हैं, काम करती हैं, घर में बाहर इधर उधर हर वक्त काम। ऐसे इंसान को आप पकड़ के कमरे में बिठा दें, घंटे के लिए हिलने ना दें, तो वो वैसे ही दिमाग में अबखरात उठते हैं आपके, ऐसे ही ठीक है। तो वो आपको, मैं तो ये कहती हूँ, कोई किताब रख लें पास, टीवी का रिमोट रख लें, कोई चीज़, कोई पॉडकास्ट आप सुनना चाहें, आप वो अपना जिस कोने में आपने बैठ के बच्चे को दूध पिलाना है, वहाँ पे अपना एरिया एक सेट कर लें, जो आपको पसंद है काम वो वहाँ पे रख लें। पानी साथ रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही बच्चा लैच करता है, पानी फ़ौरन आपको प्यास लगेगी और बहुत ज़्यादा लगेगी, ऐसे ही। ठीक है। सो वो पानी अपने पास रखें, कुछ खाने पीने की चीज़, कोई बादाम अखरोट जो भी आपको पसंद है, या कोई पंजीरी जैसे लोगों के घरों में होती है, जो आपको चीज़ पसंद है, थोड़े बहुत स्नैक्स कुछ बराबर में रखिए, साथ साथ खा लें, या आप पानी पी लें, या आप कुछ देख लें, कुछ पढ़ लें। अच्छा, इसमें ना कुछ मिथ हैं वैसे। एक तो ये है कि अगर माँ गीले बालों से या नहाने के फ़ौरन बाद दूध पिलाएगी तो बच्चे को ठंड लग जाएगी, या माँ जो चटपटी चीज़ें खाती है तो उसकी वजह से बच्चे को नज़ला ज़ुकाम होगा। अच्छा, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है। पहले ये टेम्परेचर वाला जो ना, ये मेरी बड़ी फेवरेट मिथ है और इसको डिबंक करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। देखिए, हमने सबने क्लास 4-5 में पढ़ा था कि वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। ऐसे ही। हमें मालूम है वार्म ब्लडेड एनिमल्स का क्या मतलब है, कि हमारी बॉडी, हमारा खून एक ख़ास टेम्परेचर मेंटेन रखता है, जो कि बाहर के टेम्परेचर से अलग रहता है। तो बाहर हमारे इर्द गिर्द की सराउंडिंग में चाहे जितनी भी ठंड हो, हमारी बॉडी एक ख़ास टेम्परेचर मेंटेन रखती है, जो 98.2 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, जो हमारा बेसलाइन टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर होता है, वो होता है, राइट। अब माँ ने ठंडा पानी पिया, या माँ ने कोई ड्रिंक पी, सॉफ्ट ड्रिंक पी, कोई या कुछ भी ऐसी चीज़ की, नहाई तो बॉडी उसकी गीली है या ठंडी है, ये वो एंड ऑल ऑफ दैट, वो पीने वाली, खाने पीने वाली चीज़ उसके पेट में गई, वो उसके पेट में जाके हज़म हुई और उससे वो ब्लड स्ट्रीम में गई, ब्लड गया ब्रेस्ट्स में, और ब्रेस्ट्स में ब्लड से छन के दूध निकलता है। सो वो जो पुराने ज़माने में नानियाँ डांटा करती थी ना कि हमारा खून पी पी के जवान हुए, वो एक्चुअली बायोलॉजिकली एक्यूरेट है, ठीक है, कि वो दूध इज़ अ फिल्टर्ड फॉर्म ऑफ ब्लड, ठीक है। दूध जो है वो एक बहुत हाईली फिल्टर्ड एंड प्रोसेस्ड फॉर्म है खून का। तो जो खून आपकी रगों में चल रहा है, अगर वो इतना ठंडा हो गया है कि वो ठंडा निकले, उससे पहले खातून का इंतकाल हो चुका होगा, ठीक है। और एक इंतकाल शुदा बॉडी में से दूध नहीं निकलेगा, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। और गीले बालों की जब जहाँ तक बात है ना, हाँ, अगर इतने गीले के बच्चे पे टपक रहा है और आप एसी के सामने बैठे, ऑफ कोर्स उसको ठंड लगेगी, ठीक है। अच्छा। आप अपने बाल समेटें, लपेटें, बाल को टॉवल ड्राई करें कि वो टपके ना, पीछे रखें, या हेयर ड्राई अगर नहीं भी करना, पीछे रखें, बच्चे के ऊपर गीला पानी ना टपके, बस इसका ख्याल रखना है माँ आपने। अगर चटपटी चीज़ें खाती है तो उसका असर उसके दूध में जाता है। उसका असर दूध में, अगेन ये बहुत कंटेस्टेड कॉन्वर्सेशन है। बहुत सारे लोग दुनिया में कहते हैं सिर्फ चटपटी चीज़ें नहीं, बल्कि और भी
मुख्तलिफ़ चीज़ें जैसे बादी चीज़ें जिनको कहा जाता है कि बच्चे को गैस होती है अगर आप ये खाएंगे वो खाएंगे, दाल ना खाएं, चने ना खाएं, नान ना खाएं, इस तरह की चीज़ें बहुत मना करते हैं लोग एंड ऑल ऑफ दैट। आई फील लाइक बहुत सारे डिवाइडेड है मेडिकल फ्रेटर्निटीज़ में। कुछ कहते हैं बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ कहते हैं बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और इसी का फ़र्क पड़ता है। मैं कुछ बिट ऑफ बोथ में हूँ, ठीक है। सो मुझे मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि आपकी बॉडी जो भी आप खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, और वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपके ब्लड में जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ब्लड में जा रहे हैं और ब्लड से दूध बन रहा है, राइट। बाज़ औक़ात बच्चा जो नया पैदा हुआ है उसकी गट अभी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के मॉलिक्यूल साइजेस और उसकी जो बनावट है वो इतनी कॉम्प्लेक्स है कि वो अभी हज़म कर नहीं पा रहे होते, ठीक है। तो एट टाइम्स उनको, जिसको आप कॉलिक कहते हैं या जिसको आप गैसनेस कहते हैं, एट टाइम्स वो हो सकती है। लेकिन ये वो सेंसिटिविटीज़ हैं जिनसे बच्चा, एक तो ये कि वो ग्रो आउट भी करता है, तो आपको हर महीने वो टेस्ट करना है कि ये बच्चा अभी भी इस रिएक्ट कर रहा है इस खाने पे या नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ माँ के खाने पे दूसरी चीज़ ये कि वो बच्चा जो हर बच्चे का एक, मैं ये हर माँ को यही कहती हूँ कि हर बच्चा अपना मेन्यू लेके आया है, ठीक है। जो मेरे बच्चे को जो सेंसिटिविटी थी वो किसी दूसरे के बच्चे को नहीं होगी, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपने कोई नई चीज़ खाई और बच्चा विजिबली उसके बाद अनकंफर्टेबल है या गैसी है बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ खाने से एक आध दिन के लिए निकाल के देखें। अगर बच्चे को सुकून आ गया है तो इसका मतलब है कि वही चीज़ थी जो तंग कर रही थी। अगर नहीं आया तो इसका मतलब है वजह कुछ और है। यानी कि सेंसिटिविटी हो भी सकती है। सेंसिटिविटी बिल्कुल होती है, ठीक है, और वो डिपेंड करता है कि आपके, अब मेरे पास, आपको हैरत होगी सुन के, मेरे पास एक खातून आई जिनका हमने, यही एलिमिनेशन डाइट कहलाती है ये, कि एलिमिनेशन के प्रोसेस से आप निकाल के चीज़ें चेक करते हैं कि बच्चे को किस चीज़ से आराम आ रहा है। एक खातून आई और उनके बच्चे को केले से था, वो केला खाती थी और उनके बच्चे को पेट में मरोड़ उठ जाते थे। अब केला तो हम उनको देते हैं जिनका पेट ख़राब हो, सॉफ्ट डाइट है, जिसको तबीयत ख़राब हो, और सबसे नरम ग़िज़ा है केला, तो हम किसी को शक भी ना हो कि केले से किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। लेकिन उनके बच्चे को, और वो दाल खाती थी, चने खाती थी, नान खाती थी, गोभी खाती थी, कुछ नहीं होता था बच्चे को, बिल्कुल ठीक रहता था, ठीक है। सो वो डिपेंड करता है कि आपका बच्चा किस चीज़ पे रिएक्ट कर रहा है। आपने वो अलग अलग, हर बच्चा मुख्तलिफ सेंसिटिविटी लेके आता है, तो वो उसको उस हिसाब से देखना होता है। अच्छा, इसके अलावा घरों में बच्चों को कुछ कोलिक ड्रॉप्स हैं वो पिलाए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों को ये एक गुट्ठी होती है, नौनिहाल की गुट्ठी, वो दी जाती है। इस तरह के कहवे पिलाए जाते हैं, सौंफ का, अजवाइन का कहवा, बच्चे का पेट खराब हो गया, गैस हो गई है, इस बारे में आप क्या कहती हैं? ये देखिए 6 महीने से पहले तो बिल्कुल कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं देना है ना। सो 6 माह से पहले तो आप बच्चे को पानी भी नहीं पिला सकते, क्योंकि उसकी जितनी पानी की रिक्वायरमेंट है वो फॉर्मूला या माँ के दूध से उसकी पूरी हो रही है। उससे पहले अगर आप पानी देंगे, उसकी बॉडी तैयार ही नहीं है पानी को प्रोसेस करने के लिए, वाटर इंटॉक्सिकेशन हो सकती है, ठीक है। तो इट्स एन एक्चुअल इशू जो हमारे यहाँ बड़ा अरसे से चीनी पानी मिला के पिला दिया जाता है, पता नहीं क्या क्या कुछ, और यही सौंफ का कावा माँ पी ले, अगर बच्चे को गैसनेस हो रही है माँ पी ले, उसका बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है टाइम्स, ठीक है। तो वो नौनिहाल वगैरह सारे माँ को पिला लें, अगर उनका दिल चाह रहा है तो वो बिल्कुल पिएं। लेकिन उसके अलावा अगर कोई कहता है कि ये पिला लें तो उनसे कहें हम आपकी चाय में डाल देते हैं, आप पी लीजिए, पर हमारे बच्चे को सवाब पहुंच जाएगा। अच्छा, दूध पिलाने वाली माओं की ग़िज़ा क्या होनी चाहिए? उन्हें डाइट में क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए? सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए? अच्छा, मेरा एक उसूल है, सब कुछ खाना है, ठीक है, जो आपके घर में पक रहा है, जो नॉर्मल खाना है। देखिए कोई भी कुजीन हो, आप चाहे एक इटालियन माँ हैं, या आप एक अमेरिकन माँ हैं, या आप अफ्रीकन हैं, सूडानीज़ हैं, आप पाकिस्तानी हैं, पिज़्ज़ा है तो पिज़्ज़ा के भी बेस में आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, उसमें गोश्त के फॉर्म में किसी ना किसी फॉर्म में, या चीज़ के फॉर्म में आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, आपको फ़ैट मिल रहा है, उसमें तेल इस्तेमाल हो रहा है, वो सारा कुछ हो रहा है। तो आपको प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फ़ैट सारा कुछ चाहिए। दाल चावल पक्का है तो उसके अंदर बघार में आपके पास फ़ैट्स आ रहे हैं उसके, ठीक है, दाल में आपके पास प्रोटीन और वो कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे हैं, और आपके पास सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे हैं राइस के फॉर्म में, ठीक है। तो आपको ये तमाम चीज़ें, बैलेंस डाइट, जो घर में पके सब कुछ खाइए, ठीक है।
ये नहीं करना कि मुझे ये चीज़ नहीं खानी या मुझे कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने क्योंकि वज़न बढ़ गया है तो मुझे कार्ब्स कंट्रोल करने हैं। दूध पिलाने वाली माँ के लिए अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स मत खाएं चीनी, आप अवॉइड करना चाह रहे हैं। अगर आप बेकरी का या तला हुआ चीज़ें या कोई भी ऐसी जो आपको हेल्दी चीज़ें नहीं लग रही, आप हेल्दी सोर्सेज से, सब्जियों से ले लें कार्बोहाइड्रेट्स वो। लेकिन आपको बैलेंस्ड मील्स चाहिए, दिन में कम से कम 3, लंबे गैप नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ आपकी जो सप्लीमेंट्स की जहाँ तक बात आती है, कैल्शियम विटामिन डी तो पल्ले से बांध लें। ठीक है, जितना अरसा आप दूध पिला रहे हैं कोई भी माँ अपने बच्चे को, जितना अरसा वो एक बूंद भी दूध बना रही है, उसको कैल्शियम विटामिन डी तो दामन से बांध लेना है। ठीक है, वो रेगुलर लेना है। उसके अलावा कोई भी प्रेगनेंसी सेफ मल्टीविटामिन, मैं ब्रेस्ट फीडिंग की स्पेसिफिक मल्टीविटामिन इसलिए नहीं कहती पाकिस्तान में, बिकॉज मिलना मुश्किल होती है, इम्पोर्टेड होती है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। किसी को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप ब्रेस्ट फीडिंग स्पेसिफिक ले लीजिए। लेकिन अगर नहीं भी मिलती, किसी फार्मेसी पे जाके उनसे कहें मुझे प्रेगनेंसी की मल्टीविटामिन दे दें, वो 3-4 आपके सामने रख लेंगे, आप अपनी पसंद की उसमें से उठा लीजिए और वो आपने लगातार खानी है थ्रू आउट। बिकॉज डिफरेंट स्टेजेस, जो माँ की भी बॉडी की हीलिंग के डिफरेंट स्टेजेस हैं, उसमें मुख्तलिफ तरह के मिनरल्स की ऊंच नीच होती है, जिसका इफ़ेक्ट दूध की सप्लाई पे टेम्परेरीली आ सकता है। उसको अवॉइड करने के लिए, प्लस आप अगर अपनी बॉडी आपकी जो है वो रोबस्ट नहीं होगी या आप खुद स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, आपका इनटेक अच्छा नहीं होगा, तो दूध बनने के लिए वो आपके स्टोर्स में से वो चीज़ें निकाल लेगा। ठीक है, तो बच्चे तक तो वो पहुंच जाएगा जो उस तक पहुंचना है, आप कमज़ोर हो जाएंगे। अच्छा, जो पंजीरी खाना हमारी रवायत है ना, पंजीरी, इसके बाद यखनी वगैरह पीना, ये कैसे है? बहुत अच्छा है, लेकिन खाने को रिप्लेस नहीं करता ना। मैंने बहुत दफ़ा ये देखा है कि लोग कहते हैं अच्छा दोपहर में क्या, मैं पूछती हूँ कि क्या खाया सुबह से लेकर रात तक, सब कुछ बताइए क्वांटिटीज़ के साथ ये वो, तो वो मुझे कहेंगी जी दोपहर में मैंने यखनी पी थी, या मैंने सुबह में नाश्ते में मैंने 1 बोल पंजीरी का खाया था। ये खाना नहीं है, खाने के साथ ये एडिशनल एज अ स्नैक आप ऐड कर सकते हैं मील्स के दरमियान में। जैसे सुबह के खाने से दोपहर के सुबह के नाश्ते से दोपहर के खाने के दरमियान में अगर आप कोई स्नैक लेना चाह रहे हैं तो कोई आप फल खा लीजिए, या आप 2 चम्मच पंजीरी खा के पानी पी लें, या कोई आपको नहीं कह रहा कि पूरा बोल एक दफ़ा में ख़त्म करें, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कि वो आप खाएं, बिल्कुल खाएं, लेकिन एज अ स्नैक खाएं। यखनी भी, जैसे शाम की चाय पे सारे इकट्ठे बैठे हैं, आप यखनी पी लें। ठीक है, चाय पी लें, चाय में कोई कबाहत नहीं है, चाय भी पी सकते हैं। लेकिन ये कि बिटवीन मील्स या खाने के साथ आपने पी लिया, तो मील को रिप्लेस ना करें इन चीज़ों से। अच्छा, इसमें कई ख़वातीन वज़न कम करने की टेंशन होती है ना, कि हमने जब वो कर लिया है प्रेगनेंसी के फ़ौरन बाद वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करना है, उसमें मील रिप्लेस करती हैं बाकायदा तौर पे, इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर देती हैं, तो ये हरगिज़ नहीं करना चाहिए। ये आप तो कह बिल्कुल रही हैं। नहीं करना, लंबे गैप तो बिल्कुल नहीं आ सकते ना। एक ऐसा जिस्म जिसने दूध बनाना है, वो सबसे पहले मार ही खाता है क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं। ये भी अगेन स्टडीज़ ने प्रूव कर दिया है कि आपकी एफ्लुएंट एरिया इन यूएसए, वहाँ से माँ के दूध का सैंपल लिया गया, जिसको हर तरह का खाना, सप्लीमेंट्स और नट्स और फैटी सोर्सेज सारे बड़े अच्छे मिल रहे हैं। और अफ्रीका में जहाँ पे कहत है, वहाँ से माँ के दूध का सैंपल लिया गया, जो बेसलाइन ज़रूरी है बच्चे की नशोनुमा के लिए, वो दोनों में बराबर थी। तो बच्चे को जो चाहिए वो उसको मिल रहा है। क्या हिट होती है? क्वांटिटी ऑफ मिल्क। आपका अगर खाना ठीक नहीं है, और पानी वेरी इंपॉर्टेंट। हम कहते हैं, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं कहती हूँ पानी कितना पीते हैं? बहुत पीते हैं जी, बहुत अच्छा पानी पीते हैं। मैं तो पानी बहुत पीती हूँ। ज़रा सा मैंने डिटेल ली, दिन का 1-1.5 लीटर तो हो ही जाता है। मैं कहती हूँ ये तो मेरी 9 साल की बच्ची पीती है भाई इतना पानी, तो ये तो एक एडल्ट के लिए भी काफ़ी नहीं है। तो एक दूध पिलाने वाली माँ, ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में जहाँ पे 12 में से 11 महीने गर्मी है, ठीक है, हमें तो कम से कम 4 लीटर पानी रोज़ का पीना है, मेजर करके। ठीक है, अगर आप चाय या कॉफ़ी किसी क्वांटिटी में पी रहे हैं तो उसके साथ 1 ग्लास पानी और बढ़ा लें, बिकॉज उसका पेशाब आवर इफेक्ट होता है, थोड़ा सा आपको डिहाइड्रेट करता है। अगर आपका ऑलरेडी पानी का इंटेक कम है तो वो और ज़्यादा हिट करेगा, तो थोड़ा सा पानी बढ़ा लें, आप पिएं अपनी चाय कॉफ़ी। अच्छा, अगर माँ बीमार है या बच्चा खुदा न खास्ता बीमार है, फ्लू है, तो इस पोजीशन में दूध पिलाने के लिए क्या होगा? अगर यानी कि माँ बीमार है, बच्चे को दूध पिलाएगी तो बच्चा बीमार नहीं हो जाएगा? बिल्कुल एक्चुअली ऑपोजिट होता है इससे। कि होता ये है कि जब एक
माँ के बॉडी में एक वायरस है या कोई बैक्टीरिया है या कुछ है, उसको फाइट करने के लिए बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ बना रही है और वो एक एक्टिवली, या वो जो दवा ले रही है उससे वो हील हो रही है, ठीक है। उसके क्योंकि अगेन खून से दूध बन रहा है, तो उस दूध में वो सारी जो प्रोटेक्शन है वो बच्चे तक ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि दूध पिलाने का अमल जारी रखें। हाँ, अगर ऐसी कोई बीमारी है जिसमें एयरबोर्न डिजीज़ है, जैसे छींक से या खांसी से ट्रांसफ़र होती है, तो मास्क लगा लें। जैसे कोविड जब आया था तो तब बड़ी स्पेसिफिक ब्रेस्ट फीडिंग वर्ल्ड में हमारी जो इंटरनेशनली जो हमारी प्रोफेशनल वर्ल्ड है, वहाँ पे बड़ी स्पेसिफिक गाइडलाइंस आई थी कि आपने हाथ सैनिटाइज्ड रखने हैं, मास्क लगाना है और फिर बच्चे को दूध पिलाना है। दूध पिलाना बंद नहीं करना, इवन अगर आपको कोविड हो जाए, ठीक है। हाँ, सो कोविड की हालत में भी बिल्कुल ऐसे भी होता था कि कोविड में तबीयत क्योंकि ज़्यादा ख़राब हो जाती थी तो दूध की क्वांटिटी कम हो जाती थी कुछ अरसे के लिए, या बीमारी में वो नकाहत में या उसमें ना पिला पाएँ। लेकिन कुछ लोगों के एसिम्प्टोमेटिक भी था ना, कुछ लोगों का ऐसा था जिनको सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नहीं थे कोविड के, लेकिन कोविड था, ठीक है। तो वो उन लोगों के लिए भी, और जो लोग पिला सकते थे, क्लियर कट उसकी गाइडलाइंस थी कि आपने साथ साथ पिलाना है क्योंकि वो बच्चे को प्रोटेक्शन ट्रांसफ़र हो रही है। अच्छा, अक्सर ख़वातीन को ना दर्दें होती हैं, गर्दन में, सर में दर्द होती है, और देखा ही जाता है कि जब भी कोई दर्द है, कोई रिश्तेदार बता रहा है, फ़लाँ बता रहा है, तू केरी दवाई लेती सी, वो वाली दवाई फार्मेसी से जाकर मंगा लेती हैं। अब मेरे पास अक्सर मरीज़ है प्रेगनेंसी में भी पेन किलर्स लेते हैं, बगैर गायनी की सुपरविजन के, खुद से ले रहे हैं, और बच्चे को दूध पिलाने वाली ख़वातीन भी दवाइयाँ ले रही हैं बगैर किसी की सुपरविजन में, दर्दों वाली हैं, इस तरह की नींद वाली दवाई, दर्दों वाली दवाई। क्या ये दवाइयाँ लेना बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकता है किसी सूरत में भी? देखिए, प्रेगनेंसी रिलेटेड तो आई बिलीव कि ये गायनोकोलॉजिस्ट बेहतर बता पाएंगे कि कौन सी दवाएं, उसमें ज़रा ज़्यादा ख़तरा होता है क्योंकि बच्चा है ही आपके अंदर, ठीक है। जहाँ तक ब्रेस्ट फीडिंग की बात है, ज़्यादातर दवाएं सेफ़ होती हैं, ज़्यादातर। उसमें क्या दवाएं हैं जो मसला करती हैं, कुछ ऐसी दवाएं जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं, या जो आपकी किसी को साइकाइट्रिस्ट ने कोई मेडिकेशन दिया, मेंटल हेल्थ के रिलेटेड जो दवाएं होती हैं उनमें प्रॉब्लम आ सकता है। कीमोथेरेपी, स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन कंप्लीटली मना है उसके दौरान दूध पिलाना। दूध वैसे ही सूख जाता है अगर इस तरह की कोई चीज़ हो रही हो। लेकिन बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपकी एंटीबायोटिक्स हैं, देयर सेफ़ फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक वेबसाइट मैं बता दूं अगर, कि इन्फेंट रिस्क के नाम से एक वेबसाइट है, उस पे जाके, फ्री वेबसाइट है, उस पे जाके आप चेक कर लें कि जो आपकी अंडरलाइंग ड्रग है वो ये है, वो सेफ़ है या नहीं है। वो आपको पोटेंसी के साथ बता देगी कि कौन सी दवा जो है वो सेफ़ है कि नहीं। ज़्यादातर दवाएं ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान सेफ़ होती हैं। लेकिन फिर भी ओवर काउंटर ना लें। ओवर द काउंटर लेने से पहले या इवन डॉक्टर्स से लेने से पहले ये चीज़ चेक ज़रूर कर लें कि वो क्या है। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि बहुत सारी दवाएं ये हैं, फॉर इंस्टेंस नज़ले ज़ुकाम की कुछ दवाएं हैं, सूडोफेड्रिन है जो एक ड्रग है, वो दूध को अफेक्ट नहीं करेगी, बच्चे को अफेक्ट नहीं करेगी, वो दूध सुखा देगी, वो दूध कम कर देगी। उसका एक साइड इफ़ेक्ट वो है जो हमारे डॉक्टर्स को भी नहीं हाफ द टाइम मालूम होता, ठीक है। तो वो ये देख रहे होते हैं कि बच्चे तक दवा ना पहुंच रही हो, मॉलिक्यूल साइज़ बड़ा हो कि वो पास थ्रू ना करे, या ये कि अगर पहुंच रही है तो कम क्वांटिटी में पहुंच रही है, ठीक है। नींद की दवाएं जो हैं वो कोशिश करें कि ना लें या कम लें। उसमें चेक कर लें कि क्या है उसकी, आपकी पोटेंसी क्या है और आप कितनी फ्रीक्वेंटली ले रहे हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें चेक करने वाली हैं। उसमें यही है कि मैं ओपनली सबको कहती हूँ कि कोई भी मुझे किसी भी वक्त ये इनबॉक्स कर दे तो वो मैं चेक करके बता सकती हूँ। वो तो मैं आराम से, ये तो मैं। अच्छा, बकरी का दूध, जी, बकरी गाय का दूध, ये बच्चे के लिए कैसे? बकरी का दूध, गाय का दूध दे सकते हैं तो किस एज में दे सकते हैं? हाँ, साल के बाद, 1 साल के बाद, 12 महीने का बच्चा हो जाए उसके बाद आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए, बकरी का दूध बकरी के बच्चे के लिए, ठीक है। बहुत अच्छा सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है, लेकिन नेवरदलेस दिन में 1 या 2 कप से ज़्यादा ना दें। और ये जब बच्चा 12 महीने और ये का 12 महीने के बाद, ठीक है।
12 महीने के बाद इन एनी केस आपने ठोस ग़िज़ा पे फोकस करना है। दूध इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना बच्चे के अंदर खाना जाना चाहिए, ठीक है, 12 महीने के बाद। और ठोस ग़िज़ा किस तरह बच्चे को देनी है? सो ठोस ग़िज़ा की शुरुआत तो होती है 6 माह पे। जो हमारे बचपन में, मैं जो 45 साल पहले की बात अगर करूँ मैं, 40-45 साल पुरानी, तो उस ज़माने में 4 माह की गाइडलाइन थी कि 4 माह पे शुरू होता था ठोस ग़िज़ा। WHO ने अब अगेन जब WHO कोई भी रूलिंग चेंज करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो ऐसे ही नहीं अपनी सोच पे कर देता। हज़ारों स्टडीज़ होती हैं, चीज़ें मॉनिटर होती हैं, उसके बाद वो कोई रूलिंग चेंज करता है। वो बड़ी मुश्किल से कुछ चेंज होता है वहाँ पे। तो पिछले कुछ डेकेड से उन्होंने वो चेंज करके 6 माह कर दिया है, बिकॉज 4 से 6 माह के दरमियान में बहुत परेशानियाँ, फूड एलर्जीज़, तकालीफ, जो लॉन्ग टर्म तकालीफ थी वो हो रही थी जल्दी ठोस ग़िज़ा शुरू करने की वजह से। यानी कि माँ के दूध के साथ ठोस ग़िज़ा हम 6 महीने के बाद से शुरू करें। अच्छा, इसमें अब ठोस ग़िज़ा शुरू करवाने का तरीकाकार क्या है? अब मैं अपने कल्चर में जब देखता हूँ ना कि हमारे इधर किस तरह शुरू करते हैं कि बच्चे को अंडे की जर्दी से शुरू करवाते हैं, अंडे को फेंट के उससे शुरू करवाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता केले पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टीम करके सब्जियों पे। तो क्या तरीकाकार होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ अंडे पैस्चराइज नहीं होते, ठीक है। हम उन ममालिक में से नहीं हैं जहाँ पे रेगुलेटेड हो के अंडे पैस्चराइज्ड होंगे। तो कच्चा अंडा देना तो वैसे ही, जो रनी योक है ना, वो तो आप 4-5 साल की उम्र से पहले दें ही ना, बिकॉज उसमें सैल्मोनेला का खतरा होता है। रनी योग से आपका क्या मतलब? रनी योक मतलब जो बहती हुई योक हो, कच्ची जर्दी जिसको कहते हैं ना, अंडा उबाला कच्ची जर्दी के साथ, पतला अंडा जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो वो पतला ना हो, हार्ड बॉयल करें, वो नहीं देना चाहिए, वो बच्चे नहीं को? देना चाहिए। क्या वजह? सैल्मोनेला का खतरा है। अच्छा। और बच्चा कमज़ोर है, बच्चा अभी बहुत वल्नरेबल है ना, उसकी बॉडी जो है वो उसको अभी फाइट उस तरह से नहीं कर पाएगी जितना एक बड़ा इंसान कर वैसे पाएगा। यहाँ प्रैक्टिस है, बच्चे को नज़ला I जुकाम know. ठंड लगे, हाँ। उसको जर्दी खिला दे। जर्दी मतलब मुश्किल हल्की सी ज़रा सी गरम करके वो अंडा, जर्दी क्या, सफ़ेदी भी अभी उसकी पतली होगी और वो पिला दिया जाता है। ये मेरे अपने घर में मैंने अपने छोटे कज़न्स के साथ होते हुए देखा है। तो सॉलिड्स किस तरह बच्चे को सो शुरू करना सॉलिड्स शुरू करने का देखें, एक तो ये कि 6 माह पे, दूसरा ये कि हमें बहुत ये सुनने को मिलता है कि ओहो अब तो नए नए तरीक़े आ गए हैं, हम तो पहले ये देते थे वो देते थे। ये नया तरीक़ा नहीं है। कौन सा केवमैन था जिसके पास ब्लेंडर था? कोई मुझे एक बता दें जो आपको बैठ के जो है वो प्यूरीज बना बना के दे रहा हो, जो वो खाता था वो वही चटाता था। तो हम उसी पे वापस आ रहे हैं कि आप जो भी खा रहे हैं वो बच्चे की एज के हिसाब से उसको उसका, जैसे अगर बच्चा 6 माह का है तो उसको आप ऐसी चीज़ नहीं देंगे जो सख्त हो। सेब अगर आपको देना है तो उसको थोड़ा सा उबाल के या स्टीम करके दें, छिलका उतार के, फंसने का वो ना हो, उसके गम्स भी उस पर लगे तो वो फिस जाए, ठीक है, नरम हो, उसको उबाला हुआ हो, जैसे वो है। फिर केला है तो वो मैश करके ना दें, उसको मुंह में मैश करने दें ताकि उसको मुंह चलाने की आदत हो, उसको मालूम हो कि इसको मुझे निगलना नहीं है दूध की तरह, ठीक है, इसके ऊपर मुझे काम करना है। अच्छा, अब रोजाना बच्चे को, अब जब सॉलिड इंट्रोड्यूस करवा जी। रहे हैं, डेली बेस पे डिफरेंट चीज ऐड करनी चाहिए कि एक ही चीज को करवाएं, बच्चे को आदत हो? फिर जो आपके घर में खाना पक्का है, आलू गोश्त पक्का है फॉर इंस्टेंस, ठीक है, आलू गला हुआ है, गोश्त बहुत गला हुआ हो, ठीक है, ऐसा कि वो उसका रेशा अलग ना हो, ठीक है, निहारी वाला गोश्त नहीं, जो दूसरा आपका सॉफ्ट गोश्त होता है ना, जो बिल्कुल कुन्ने वाला गोश्त वेरी लाहौरी बात, लेकिन ये कि जो जिस तरह कुन्ने का गोश्त जो है वो बिल्कुल मेल्ट होता है ना, उस तरह मेल्ट होता हुआ गोश्त और आलू उसके सामने रखें, ठीक है, वो खुद उठाए, वो खुद खाए, गिराए, खाए, मुंह पे लगाए, बाद में साफ कर दें आप। लेकिन बच्चे को हाथ के साथ खाना और हाथ का इस्तेमाल, आपके घर में दाल चावल पक्का है, आप चम्मच से खा रहे हैं या हाथ से खा रहे हैं, जैसे भी खा रहे हैं, आपने उसके सामने चावल और दाल मिक्स करके एक उसका छोटा सा कबाब सा बना के रख दें। उसको पकड़ेगा, उसको फील करेगा, उसको आपको खाता देखेगा तो वो भी कहेगा इसको मुझे मुंह में डालना है। आप वैसे ही देखेंगे 4-5 माह पे बच्चा जो है ना, आप खाना खा रहे होंगे, आपको देख के मुंह चलाना शुरू कर देगा, ठीक है, क्योंकि उसका वो अफिनिटी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मंकी डू वाली चीज़ शुरू हो जाती है कि ये कुछ इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं, मुझे भी ये करना है, ठीक है। सो वो जब खा रहे हैं अपने टेबल पे बच्चे को साथ रखें, साथ हाई चेयर साथ रखें, अपने बराबर बिठाएं, जो खा रहे हैं उसके आगे भी वही चीज़ रखें ताकि उसको पता हो कि मुझे इसके साथ करना क्या है।
इमीडिएटली वो शायद खाना ना शुरू करे। एट टाइम्स बच्चे महीना भी ले लेते हैं, ठीक है, वो हर जगह फेंक रहे होते हैं, माएँ बहुत परेशान होती हैं कि ये सिर्फ फेंकता है, ये खाता नहीं है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता वही खाना शुरू होंगे, ठीक है। चम्मच से, जैसे कोई सूप है या कोई इस तरह की चीज़ें, सब लोग सूप पी रहे हैं घर में, तो आप उसको भी चम्मच भर के सामने रखें। वो पहले 2 दफ़ा गिराएगा, तीसरी दफ़ा मुंह में ले जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। सो वो सिलिकॉन वाले चम्मच आते हैं जो उसके मुंह में लगे ना, या इस तरह के हैं। तो बच्चे को जितना आप अपने टेबल फूड के नज़दीक लेके आएंगे, उतना बाद में आपके लिए भी आसानी और उसके लिए भी आसानी है। बिकॉज जब तक आप वो चीज़ें खा रहे थे तो वो तमाम न्यूट्रिएंट्स भी तो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू उस तक जा रहे हैं ना, तो उसके लिए वो नोन भी है टू सम एक्सटेंट, ठीक है। तो वो अगर आप ऑल ऑफ अ सडन आप सिर्फ फ्रूट की प्यूरीज देना शुरू कर देंगे और फल की प्यूरीज आप दिन में 4 दफ़ा दे रहे हैं, तो वो शुगर लेवल भी उसका हाई हो रहा है फालतू में, ठीक है। अब और उसके अलावा जब आप प्यूरी कोई और नमकीन चीज़ की, ओट्स की या किसी और चीज़ की बना रहे होंगे, तो आप उसके अंदर ये कि नमक ना डालें या चीनी ना दें बच्चे को, हमें वो चीज़ों का ख्याल रखना होगा। इसमें क्योंकि इंटेक इतना कम होता है, हम सिखा रहे हैं बच्चे को, सॉलिड्स इंट्रोडक्शन है, सॉलिड्स टेक ओवर नहीं है, ठीक है। अभी भी आपने सिखाना है उसको ये तरीका, ये बिहेवियरल प्रोसेस है 6 से 12 महीने का। इसमें आपने बच्चे को नरिशमेंट नहीं पहुंचा रहे आप खाने के थ्रू, आप बच्चे को तैयार कर रहे हैं कि वो खाने सिखा रहे हैं, बिहेवियरल सिखा रहे हैं उसको, ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी है। 6 से 12 माह के दरमियान में दूध की मिकदार जो माँ पिला रही है या फॉर्मूला, उसकी मिकदार कम नहीं होनी चाहिए। खाली पेट बच्चे को ठोस ग़िज़ा नहीं देनी है 6 से 12 माह के दरमियान। दिन में 2 दफ़ा 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच आप अगर बच्चे को सॉलिड्स दे रहे हैं, ये काफ़ी है, ठीक है। सिर्फ सिखाना है उसको। अच्छा, जो ख़वातीन काम कर रही हैं, वर्किंग वीमेन है, वो बच्चे को दूध पिलाना चाहती हैं, वो किस तरह अपने टाइम को मैनेज करें, बच्चे को दूध किस तरह पिलाएं, अपना दूध पिलाना चाहती हैं, दूसरा बाहर का फार्मूला मिल्क नहीं देना चाहती हैं, तो उनके लिए क्या हिदायत है? बड़ा आसान है। हमारे यहाँ तो स्टेट मैंडेटेड 3 महीने की तो मिनिमम है ही आपकी मैटरनिटी लीव, ठीक है। अब बिल वगैरह पास हो रहे हैं, फेडरल में तो अब 6 महीने की हो गई है, इम्प्लीमेंट भी हो गई है मैटरनिटी लीव, तो वो बहुत फ़ायदेमंद है। आई मीन 3 महीने में आपको भी पता चल जाता है कि आपका बच्चे का क्या वो है, और थोड़ा सा बच्चे की रूटीन भी सेट हो जाती है, ठीक है। 3 महीने के बाद आपको वो जो मैंने पहले बताया कि चम्मच से दूध देना है आपकी एब्सेंस में, आप वही तरीका इस्तेमाल होगा। आपको पंप करना होगा, ठीक है। सो आप कोई भी अच्छा पंप अपने पास रखें, दफ्तर में जाएं, और मैं इसके बारे में, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी कॉर्पोरेट में काम किया है, ठीक है। सो वो मुझे अच्छी तरह मालूम है कि हर 3 घंटे पे अगर एक माँ को 15-20 मिनट चाहिए तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। 6 घंटे का, 8 घंटे का दफ्तर है तो बमुश्किल 2 दफ़ा उसको पंप करना होगा सारे दिन में, ठीक है। और वो 15-20 मिनट, 10-15 मिनट मैक्सिमम 3 महीने के बाद तो इतनी सप्लाई आपकी मैनेज हो चुकी होती है कि वो पंप करके बिल्कुल स्टोर करके रख सकते हैं। उसमें ये कि कूलर किट्स भी आती हैं जिसके अंदर आप वो जेल पैक्स वगैरह रख लें, अगर आपके दफ्तर में कोई फ्रिज का या इस चीज़ का अवेलेबिलिटी नहीं है जहाँ पे आप अपने एक लंच बॉक्स सा लगता है वो देखने में, वो आप उसके अंदर या तो फ्रिज में रख दें या फिर उसके अंदर जेल पैक्स रख के उसको रखें, घर ले जाके आप उसको फ्रीज़ कर दें, ठीक है। जो फ्रीज़ हुआ हुआ माँ का दूध होता है वो आप 1 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास डीप फ्रीज़र है। अगर फ्रिज के साथ वाला फ्रीज़र है तो वो आप 6 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली रेफ्रिजरेटेड दूध जो फ्रिज की पीछे रखा हो, दरवाजे में नहीं, बिकॉज दरवाजे में रखने से टेम्परेचर चेंज होता है बार बार, तो पीछे रखा हुआ एयर टाइट दूध जो है वो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आप ख़त्म कर सकते हैं। स्टोर दूध की ग़िज़ाइयत जो माँ ब्रेस्ट फीड करवा रही है उससे बिल्कुल सेम होगी? बिल्कुल सेम हम शायद नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी हद तक वही होती है, ठीक है। उसमें रूल ये है कि आपने उसको कभी भी डायरेक्ट गर्म नहीं करना है ना, ठीक है। जब आपने उसको हीट करना है या उसको रूम टेम्परेचर पे भी लाना है तो गर्म पानी के बोल में उसका पाउच या वो बॉटल या जो भी आपका यूटेंसिल है ना उसको रख के, जैसे
गरम वो हॉट वाटर बाथ में उसको टेम्परेचर उसका इंक्रीज करना है। आप उसको माइक्रोवेव नहीं कर सकते, आप उसको चूल्हे पे गरम नहीं कर सकते। कितना ज़्यादा गर्म किया जा सकता है उसे, अगर आपने बॉयलर रूम पे गर्म टेम्परेचर पे लेके आना अच्छा, है, रूम रूम टेम्परेचर पे लेके टेम्परेचर पे लेके आना है। आपने बहुत ज़्यादा गर्म तो बच्चे को देना भी नहीं है ना, तो वो तो इन एनी केस आपने उसको रूम टेम्परेचर, अगर जो फ्रोज़न मिल्क है आपको पता है आपने अगले दिन इस्तेमाल करना है, तो वो आप निकाल के एक रात पहले फ्रिज में रख दें, ठीक है। वो ओवरनाइट वो डिफ्रॉस्ट हो जाएगा, अगले दिन आप गर्म पानी के बाथ में उसको गर्म कर लें इस तरह से। अच्छा, जब भी एक नया नया बच्चा घर में आता है तो एक खामंद की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि वो किस तरह अपनी बीवी को, बेगम को सपोर्ट कर सकता है? देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, बिकॉज़ बहुत दफ़ा मेरे पास बहुत वेल मीनिंग हस्बैंड्स आते हैं और वो बहुत, उनके सवाल बड़े अच्छे होते हैं और वो बहुत इन्वॉल्व होते हैं और उनको वो जानना चाहते हैं कि वो क्या करें, बिकॉज़ वो भी थोड़ा सा ना फील करते हैं कि हम वो इतनी मेहनत कर रही है और हम किस तरह से, हम क्या कर सकें कि वो इसके लिए कोई आसानी हो सके, तो और हम क्या कर सकें। और बहुत दफ़ा लोग कहते हैं कि हाँ इसीलिए हम बोतल से दूध पिलाते हैं कि थोड़ी देर बाप भी कर सके। बोतल का दूध पिलाने से बहुत बेहतर है बहुत सारी और चीज़ें जो वो कर सकता है। उसमें सबसे बड़ी चीज़, जैसे ही आपकी बेगम दूध पिलाने बैठें आप पानी की बोतल लेके साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि उस वक्त उसको प्यास लगनी ही लगनी है, ठीक है। एक तो ये पानी का, उसको जो जो चीज़ें चाहिए उस वक्त वो हिल नहीं सकती, या बच्चा दूध पीते पीते उसके ऊपर सो गया है तो वो हिल नहीं पाएगी वहाँ से, जब तक वो उठेगा नहीं, वो एक बहुत ख़तरनाक सिचुएशन होती है, ठीक है। जो भी बाप बने हैं वो ये बात जानते हैं कि उस वक्त कोई ना हिले, क्योंकि वो बच्चा अगर जाग गया तो फिर आपकी रात गई। तो जो उसको माँ को ज़रूरत है, कुछ पानी चाहिए, कुछ खाने को चाहिए, कोई तकिया ठीक करना है, कुछ करना है, वो चीज़ करे। दूसरी चीज़ इसके अलावा जो दूध पिलाने के अलावा काम है, बच्चे का डायपर चेंज करना, बच्चे को नहलाना या कोई और चीज़ करना, या उसका मुंह साफ करना, कपड़े बदलना, या कोई इस तरह की चीज़ें। माँ ऑलरेडी थक के सोना चाह रही है कि वो उसने दूध पिला दिया है, आप बाकी की चीज़ें आप समेट दें, आप वो बाकी के जो छोटे छोटे काम हैं जो आप कर सकते हैं आप वो कर दें, ठीक है। सो एक तो ये, तीसरी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो सोशल है। देखिए एक माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसको बहुत ज़्यादा एंटी सोशल होना पड़ता है, जो कि हमारे यहाँ के ससुरालों में कोई बहुत अच्छी तरह ली नहीं जाती बात, कि ये तो हमेशा कमरे में ही घुसी रहती है बच्चे को लेके, या फला मेहमान आए हैं तो उनसे कहो आ जाएं, तो वो बच्चे को दूध छुड़ा के भाग रही होगी, या कुछ ना कुछ इस तरह का हो रहा होगा, या कोई ऐसी चीज़। ये वो जगह है जहाँ पे एक खावंद को अपनी बीवी के लिए स्टैंड लेना है, ना सिर्फ अपनी बीवी के लिए लेकिन अपने बच्चे की सारी ज़िंदगी की सेहत के लिए। ये वक्त बहुत क्रूशल होता है, ठीक है। तो अगर वो सारी रात दूध पिलाती रही है और वो सो रही है बच्चे के साथ, तो उस बच्चे और उस माँ का आराम इस वक्त बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उनको सोने दें, आप जाके बैठ जाएं उन लोगों के पास, आप उनके लिए वो शील्ड बने जो कोई और नहीं समझ सकता। आपको पता है रात के 3 बजे कोई और उठ के नहीं आएगा मदद करने, आप ही दोनों होते हैं। आपको पता है कि वो रात को कितना जागी है। दूसरी चीज़, वो अगर कुछ कर रही है, या वो पंप कर रही है, या वो बच्चे को दूध पिला रही है, या कुछ कर रही है, अपनी फैमिली को जिस तरह आप समझा सकते हैं उसके कहने की वो अहमियत नहीं हो पाएगी, ठीक है। घर का काम संभालना है, कुछ करना है, 4 दिन आप बाहर से खाना मंगा लें, ठीक है। टेम्पररीली कोई नौकर रख लें, हम हमल के दौरान खाने पकवा के फ्रीज कर लें, जो आप खुद मैनेज कर सकें पहले एक आध महीना, या कोई इस तरह से कोई सिस्टम डेवलप कर लें दोस्तों में, फ्रेंड्स में, कि कोई इस तरह से घर की सफाई है, मत नाक मुँह चढ़ाएं कि सफाई नहीं हुई है, आप खुद कर लें, ठीक है। या कोई बंदोबस्त कर लें, कोई टेम्पररीली सही कोई नौकर रख लें कि वो आके कुछ समेट दे या उसका कुछ काम कर ले। आसान हो जाए। उसके लिए आसानी ऐसे करें कि वो इस इम्पॉर्टेंट काम पे फोकस कर सके, बिकॉज ये टाइम बहुत लेता है, ये टाइम बहुत लेता है, ये एनर्जी बहुत लेता है, ठीक है। क्योंकि मुझे अपना वक्त याद है, हालांकि 9-10 साल हो गए अब तो, लेकिन ये कि अगर मुझे कोई खाना खाना भूल जाता था या कुछ ऐसी चीज़ हो जाती थी, मुझे एक्चुअली चक्कर आते थे, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता था, बिकॉज ये आपकी वाकई में, जैसे कहते हैं ना, अगर आप बैठे हुए भी हैं ना तो आपका जिस्म उतना काम कर रहा है जितना एक मैराथन रनर काम कर रहा होता है।
तो ये बहुत ज़्यादा टैक्सिंग है आपके जिस्म के लिए। उसके खाने पीने का ख्याल रखें, उसकी अपनी बेगम की मल्टीविटामिन्स या उसके सप्लीमेंट्स अगर कोई ख़त्म हो रहे हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखें। बच्चे को जितना वो दूध पिला ले, उसके बाद आप अगर थोड़ी देर बच्चे को संभाल सकते हैं, उसको थोड़ा सा आराम मिल जाए, वो उसमें भी आई कैन गारंटी वो सोएगी नहीं, वो उठ के किसी काम में ही लग जाएगी, ठीक है। लेकिन ये कि उसको वो थोड़ा सा स्पेस दे दें कि वो नहा ले, बाथरूम चली जाए, क्योंकि ये भी बहुत मुश्किल हो जाता है शुरू के दिनों में। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदे में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती हैं, और ये चीज़ें बाद में भी याद रह जाती हैं। जो हम अभी रिकॉर्डिंग से पहले भी हम बात कर रहे थे कि लोगों की पर्सनालिटी चेंज हो जाती है माँओं की बच्चा पैदा करने के बाद। वो इसलिए कि उस वक्त अगर उनको अच्छी सपोर्ट ना मिली हो तो वो दुख भी दिल में रह जाता है कि मैं इतनी मुश्किल में थी और किसी ने मुझे समझा नहीं। तो एक लाइफ पार्टनर के अलावा और कौन हो सकता है जो वो पोजीशन पूरी कर सकता है। तो ये एक बहुत बहुत वैल्यूबल टाइम होता है आपका अपना वो रिश्ता भी थोड़ा स्ट्रेंथन करने का। अच्छा जी, हमारा अपना रैपिड फायर सेशन है। इसके अंदर हमारे जो मोस्ट आस्किंग क्वेश्चंस हैं हमारी कम्युनिटी में, जो क्लाइंट पूछ रहे थे, जो आपसे इस टॉपिक के वाले से पूछना चाह रहे थे, आपने बस इसका येस नो में या एक वन लाइनर देना है ताकि लोगों के जनरल मिथ क्लियर हो सके। पहला सवाल है जी, दूध पिलाने से माँ की जिस्मानी साख्त हमेशा के लिए ख़राब हो सकती है? देखिए, वो तो प्रेगनेंसी में हो गई जो होना था, ठीक है। जो बॉडी की शेप चेंज होती है वो प्रेगनेंसी की वजह से होती है, बिकॉज ब्रेस्ट डेवलपमेंट उसमें हो चुकी है। सो ब्रेस्ट फीडिंग से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। स्ट्रेस की वजह से दूध मुकम्मल तौर पे खुश्क हो सकता है? मुकम्मल तौर पे तो नहीं, आर्जी तौर पे ज़रूर उस पर फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल। माँ के दूध को ज़्यादा ताकतवर या ग़िज़ाइयत से भरपूर बनाने के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें खाना ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है। आप नॉर्मल जो आपके घर में खाना पकता है आप वो खाइए और कोई खाना स्किप ना करें। हाँ, जो रिसर्च ने जो चीज़ साबित की है वो ये कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट्स हैं, जो फैट्स के बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज हैं, अगर वो आप वेरी करते हैं ना तो क्वालिटी बहुत इम्प्रूव होती है। उसके अलावा किसी चीज़ का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। तो जैसे अगर आप घी या तेल खा रहे हैं खाने में तो उसके साथ कोई नट्स भी खा लें, कोई और अच्छे सोर्सेज ऑफ फैट अगर आप वेरी करते हैं ना तो उससे ग़िज़ाइयत में इजाफा होता है। बट ये एक एडिड चीज़ है, ज़रूरी नहीं है। अगर माँ को नज़ला ज़ुकाम या खांसी है तो उसे बच्चे को हरगिज़ दूध नहीं पिलाना चाहिए? हरगिज़ नहीं, बिल्कुल दूध पिलाना चाहिए। हाँ, खांसी छींक वगैरह है तो मास्क लगा लें, हाथ वाथ सैनिटाइज रखें, पिलाएं दूध। सही तरीके से अगर माँ का दूध स्टोर किया जाता है तो वो ताज़े दूध जितना ही फ़ायदेमंद है? 100% वैसा नहीं है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो लाइव बैक्टीरिया या जो अच्छे बैक्टीरिया हैं या जो अच्छी ग़िज़ाइयत है एट टाइम्स वो थोड़ी कम हो जाती है, बट नज़दीक है। फार्मूला से फिर भी 1000 दर्जे बेहतर है। नज़ले ज़ुकाम या सर दर्द की दवाएं माँ के दूध के ज़रिए लाजमन बच्चे पर मनफी असर डाल सकती हैं? डिपेंड करता है कि ड्रग क्या है, ठीक है। इसकी हमने काफ़ी डिटेल में बात की है। डिपेंड करता है कि ड्रग क्या है, बच्चे पे अफेक्ट हो ना हो। बाज़ औक़ात माँ के दूध बनाने की सलाहियत पे अफेक्ट हो सकता है, तो वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। वो चेक कर लीजिए हमेशा कि वो सेफ़ है कि नहीं। अगर माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो हमल नहीं ठहरता, इसलिए माने हमल तरीकों की ज़रूरत नहीं होती? बहुत ख़तरनाक बात है ये, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि आपके पीरियड्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा गैप ज़रा सा एक दिन भी बढ़ाएगा बिटवीन फीड्स तो आपकी ओव्यूलेशन हो जाएगी और आपको पीरियड्स हुए बगैर भी प्रेगनेंसी हो सकती है। सो ये काफ़ी ट्रिकी है, और इसी तरह 15 माह अपार्ट बच्चे पैदा होते हैं, तो प्लीज़ ही ना करें। फार्मूला दूध पीने वाले बच्चे माँ का दूध पीने वाले बच्चों के मुकाबले में बेहतर और ज़्यादा देर तक सोए रहते हैं? यस, लेकिन उसका जो अंडरलाइंग रीज़न है वो थोड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि वो बच्चा सो नहीं रहा होता, वो नीम बेहोश होता है। वो उसकी नेचुरल स्लीप नहीं है जो उसकी ज़िंदगी में उसको चाहिए इस एज पे। एक बच्चा पहला साल बहुत फ्रीक्वेंटली जागता है जो कि उसकी डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। उसकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ चल रही है। सो फार्मूला पी के बच्चा देर तक इसलिए सोता है क्योंकि वो गाय का दूध है और उसके अंदर बहुत हैवी न्यूट्रिएंट्स हैं, सारा जिस्म उनको हज़म करने में लग जाता है, जिस वजह से बच्चा नींद बेहोशी में होता है और हमें होता है कि बच्चा तो बड़ा अच्छा सो रहा है।
मिस्टर रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और हम लाजमी अपने व्यूवर्स को, जो लोग आपसे डायरेक्ट रब्ता करना चाहते हैं, उनका लाजमी आपका सोशल मीडिया का नीचे दे देंगे, ताकि ये तो वो सवाल थे जो हमें पता थे, या हमसे किसी ने पूछे, हमने आपसे पूछ लिए। कुछ ऐसे स्पेसिफिकली पर्सनल अगर कोई कंसल्टेशन लेना चाहता है तो हम आपका नंबर और वो डिटेल्स नीचे लाजमी शेयर कर देंगे। उम्मीद करते हैं ये आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा। अगर आपकी कुछ सजेशन है तो आप हमें लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।